ट्रेस राउट, हाँ, आपके जिम्मे तो एक स्पेशल शायद असाइनमेंट थी कि जब हम ट्रेस राउट निकालते हैं तो उसमें हमारे पास कम हाफ आ रही होती हैं। जब हम पिंग कर रहे होते हैं या टीटीएल वैल्यू कर रहे होते हैं तब हमारे पास 100+ हाफ्स आ रही होती हैं, शो हो रही होती हैं पिंग में। तो ये ऐसा क्यों है? कुछ किया था सर्च आपने? जी। चलें, टीटीएल क्या होती है? चलें, इसका जवाब देंगे आपको इंशाल्लाह जरूर। लास्ट टाइम हमने ओवरव्यू दिया था। फर्स्ट हमने 2 मॉड्यूल डिस्कस किए थे। आज जो बेसिक हमारा मॉड्यूल्स है, थर्ड वन, वो हम डिस्कस करेंगे। वो है जी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। वैसे लास्ट लेक्चर के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है मुझसे। एनीवन? किसी भी पर्सन का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है मुझसे। हाँ, ये बता दें कि सबको रिकॉर्डिंग हमने गूगल ड्राइव लिंक शेयर किया था, किसी को मिला कि नहीं? सबको मिल गया था ना या नहीं? सेकंड एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो ईमेल एड्रेस आपने हमें दिया है, आपने जब एनरोलमेंट की थी आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया था, वही ईमेल एड्रेस आपने यूज करना है। रिकॉर्डिंग जी। चलें, गुड हो गया, मिल गया मतलब सबको। एसडीएन इजहारुल्लाह इंशाल्लाह आपको बताते हैं। अभी ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स है, लेकिन सिंपल उसका स्टैंड फॉर ही कोई ढूंढ के लाया पर्सन, उसके डिटेल किसी ने शायद नहीं देखी। शायद मैंने बातों में बता भी दिया था कि अभी आपका। चलें, एक इसी क्वेश्चन से रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन आपको रेज कर देता हूँ कि कोई मुझे बता सकता है कि नेटफ्लिक्स इतना फास्ट क्यों सर्विसेज है उसकी? मतलब ऑलमोस्ट 1 MB 2 MB लिंक पर भी या 3G के लिंक पर भी वो चल जाता है, 4G अगर ना भी हो। सीडीएन की वजह से। चलें, ये तो आपने डिफाइन कर दिया सीडीएन की वजह से। अमेजोन भी इसी तरह है, नेटफ्लिक्स भी इसी तरह से है, लेकिन ये वर्क कैसे करता है? मेन क्वेश्चन तो ये था कि सीडीएन की वर्किंग बेसिक क्या है, वो इतना फास्ट क्यों है? कि देखो ना, अब अमेजोन की सर्विसेज हो गई आपकी, अमेजोन प्राइम वीडियो देख लो, या आपका नेटफ्लिक्स हो गया, या जितनी भी इस तरह की सर्विसेज हैं वो इतनी फास्ट क्यों है, इतनी रिलायबल क्यों है? हालांकि वो 1080 रेजोल्यूशन पे हो रही होती हैं, इवन अब तो 4K में आ रही हैं नेटफ्लिक्स पे ऊपर। फिर भी हमारे 4 MB का लिंक हो, 8 MB का लिंक हो, तो वो बिल्कुल प्रॉपर चल रही होती है, कोई उसमें बफरिंग नहीं आ रही होती। तो ऐसा क्यों? अब इसी क्यों का तो जवाब मैंने आपको दिया था। हमने सीडीएन की वजह से नहीं, एसडीएन की वजह से यार। सीडीएन भी होते हैं, ठीक है ना, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन एसडीएन, ठीक है ना? तो अब एसडीएन जो है वो वर्क कैसे करता है, पॉइंट ये है। ठीक है, मैंने शायद लास्ट टाइम भी फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी एक चीज डिस्क्राइब की थी बड़ी डिटेल के साथ। मैंने कहा अभी जो न्यू, जो एडवांस आ रहे हैं या एवोल्यूशन आ रही है, रेवोल्यूशन जिसको हम कह रहे हैं, अगर आ रही है नेटवर्क्स के अंदर या आईटी फील्ड के अंदर, तो उसमें क्या चीज चेंजिंग आ रही है? उसमें ये आ रहा है कि सेंट्रलाइज सीपीयू सिस्टम कर रहे हैं, मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब आपके जितने भी डिवाइसेस हैं, जो ऑटोमेशंस की तरफ हम जा रहे हैं, ऑटोमेशंस क्या है कि आपका सेंट्रल प्लेन जो है, कंट्रोल प्लेन, ठीक है ना, हम आगे डिस्कस करें, कंट्रोल प्लेन होता है, ठीक है ना, आपका जो सीपीयू सिस्टम है वो आपका सेंट्रलाइज्ड हो रहा है एक जगह पे। मतलब पूरा नेटवर्क जो है वो मैनेज करना है एक पर्सन, एक सीपीयू ने। हर डिवाइस से देखो, हमारे डिवाइस के कुछ बिहेवियर्स हैं। लेयर 2 मतलब स्विच नेटवर्क के अंदर बिहेवियर अलग है, आपका राउटर्स के अंदर बिहेवियर अलग है। इसी तरह जो सॉफ्टवेयर डिफाइन बेस्ड नेटवर्क्स है, आपका जैसे लेयर 4 पे जाएगा, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर की हम जब बात करते हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि अपनी जो ट्रैफिक है, अब हमारी ट्रैफिक वैसे 3 तरह से मैनेज होती है। फास्ट फॉरवर्ड पे होती है, ये चलती किस तरह है, सोर्स से डेस्टिनेशन किस तरह जाती है। लेट सपोज जो बाय डिफॉल्ट तरीका होता था पहले, वो ये होता था कि लेट सपोज अगर हमारे स्विच के ऊपर ट्रैफिक गई है, उसके अंदर फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम वर्क करते हैं, तो स्विच के ऊपर अगर हमारी ट्रैफिक गई है, तो स्विच ने पूरा का पूरा फ्रेम को अपनी सीपीयू ने अपने पास स्टोर करना है,
उसकी सीआरसी वैल्यू को, उसके साइक्लिक रिडंडेंसी चेक को चेक करना है, जो मतलब सेंटर ने की है। अगर तो वो सीआरसी वैल्यू मैच हो गई है, देन उसको आगे फॉरवर्ड करेगा, अदरवाइज फॉरवर्ड नहीं करेगा। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका था कि फर्स्ट 64 बाइट्स को, ठीक है ना, 64 बाइट्स को वो चेक करता था, अगर उसकी सीआरसी वैल्यू मैच हो जाती है देन उसको आगे फॉरवर्ड कर देता। थर्ड वन तरीका होता है कि फास्ट फॉरवर्ड तरीका, कि जस्ट डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करना है और आगे फॉरवर्ड कर देना है। ये था लेयर 2 बिहेवियर। सेम इसी तरह लेयर 3 बिहेवियर था। लेयर 3 के अंदर भी ये होता है कि कंट्रोल प्लेन, जिसको हम सीपीयू कहते हैं, सीपीयू क्या करता है कि पूरे के पूरे पैकेट्स को एनालाइज करता है। उसकी क्या करता है कि सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, लेंथ क्या है, टाइप क्या है, पैकेट्स का हेडर कौन सा है, टैगिंग कौन सी है, वो सारी चीजें चेक करेगा। उसके बाद आगे फॉरवर्ड करेगा। मतलब इसको अच्छा खासा टाइम चाहिए, क्योंकि जब देखो ना, अगर हम किसी भी गेट के ऊपर गार्ड बिठा दें और हर आने वाले पर्सन को, जाने वाले पर्सन को इंस्पेक्ट करें, तो डेफिनेटली जब ओवरफ्लो ट्रैफिक आएगी, मतलब जब से ज्यादा उसके फ्रिक्वेंटली ट्रैफिक आ जाएगी, तो डेफिनेटली वहां पे रश लग जाएगा, तो आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। दूसरा मेथड होता है वही सिंपल, कुछ पैकेट का पार्ट उसने क्या करना है, चेक करना है, अदरवाइज फॉरवर्ड कर देना है। जी, कैम्स टर्न ऑफ कर दें। ठीक हो गया। एंड थर्ड वन आपका होता है सिस्को के अंदर, तो सेफ है, CEF, सेफ एक मेथडोलॉजी। उसके अंदर क्या काम किया जाता है कि आपके सीपीयू से ट्रैफिक को बाईपास किया जाता है। देखो, जब जहां पर आपकी सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगी, वहां ट्रैफिक फास्ट हो जाएगी। ये कॉमन फैक्टर है, क्योंकि जब ट्रैफिक प्रोसेस नहीं होगी, अगर प्रोसेस नहीं होगी तो डेफिनेटली वो बहुत फास्ट हो जाएगी। मतलब एक तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, कि जस्ट जितनी भी दरमियान में डिवाइसेस आएंगी, वो सारी की सारी एज ए ट्रांसपेरेंट काम करेंगी, तो इसलिए ट्रैफिक हमारी फास्ट हो जाती है। तो सेम एसडीएन की जो टर्मिनोलॉजी है वो भी यही है, कि आपका जो कंट्रोल प्लेन है, जो सीपीयू है, वो सेंट्रलाइज कर दिया गया है। एक पूरा नेटवर्क, जो नेटफ्लिक्स का समझ लें या अमेजोन प्राइम वीडियो समझ लें, अमेजोन का समझ लें, उसको मैनेज कर रहा है एक सीपीयू। ठीक है ना, वो सारे इंस्ट्रक्शंस देता है डिवाइसेस को। बाकी जितने भी उनके रीजन हैं या उसके एक्टिव पॉइंट हैं, ये सारी चीजें हैं, जितने भी पूरा नेटवर्क है, वो सारे के सारे ट्रांसपेरेंट डिवाइसेस हैं। ट्रांसपेरेंट मीन जस्ट उनका काम डाटा सेंड करना है और रिसीव करना है। जब वो डाटा को प्रोसेस नहीं करेंगे, तो डाटा बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत फास्ट ट्रैवल करेगा। सेम यही वजह है जो एसडीएन जो इन फ्यूचर नेटवर्क्स का आ रहा है, बहुत फास्ट आ रहा है। उसकी वजह यही है कि सारे डिवाइसेस को ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है। इसलिए क्या कह रहे थे कि इंटेलिजेंट किया जा रहा है अपने डिवाइसेस को। वो कैसे, कि ऑटोमेशन की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। ठीक है ना, कि मतलब वो खुद बिहेवियर्स करें, वो खुद फैसला ले सकें, कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी के नेटवर्क में कोई इश्यूज आता है, तो उसको खुद मैनेज कर सकें। वो मैनेज कौन करेगा, बैकएंड पे कंट्रोल प्लेन। लेट्स सपोज किसी डिवाइस में इशू आता है, किसी स्विच में इशू आता है, किसी राउटर में इशू आता है, तो क्या करेगा, कंट्रोल प्लेन एग्जीक्यूट करेगा कमांड, जो भी इंस्ट्रक्शंस के भैया आप इस तरह बिहेवियर करें। ये काम किया जा रहा है जो इन फ्यूचर है। टेस्टिंग बेस पर एसडीएन तो लॉन्च हो चुका हुआ है यूरोप के अंदर। ठीक है ना, अभी प्रॉपर है उसकी कुछ सर्विसेज, जो जिसको मैंने एग्जांपल दिए, नेटफ्लिक्स बहुत बड़ा है, कि वो बहुत फास्ट इतना क्यों है, वो नॉर्मली इस वजह से भी है, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि नेटफ्लिक्स की जितनी सर्विसेज हैं उसको कंट्रोल प्लेन के थ्रू मैनेज कर रहे हैं सारे। बाकी उसके जितने भी सीडीएन समझ, आप सीडीएन भी होते कहते हैं कि आपके एप्लीकेशन सर्वर्स पड़े होते हैं जगह जगह, लोकेशन, एरिया वाइज, रीजन वाइज, हर जगह से। तो जो आपको करीबी होता है वहां आप बेसिक वहां से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वहां से आपको सर्विसेज बहुत फास्ट मिल जाती है। ये भी होता है, लेकिन जो इन फ्यूचर है वो एसडीएन का है। यहाँ तक किसी पर्सन को कोई क्वेश्चन, एनीवन, क्लियर हुआ एसडीएन या नहीं? चले, गुड हो गया, ठीक हो गया। लेकिन इसको देखें, अभी ये तो बहुत सारी चीजें एसडीएन ना, इसमें ऑटोमेशन आ जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी। ठीक है ना, हम सारे डिवाइसेस को दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। वो हम अब फ्यूचर वही है। ठीक है ना, देखो ना, अब अगर हम थोड़ा सा 10 साल पीछे चले जाएं, या 2003-5 से पहले की बात कर लें, तो यहाँ पे तो आईटी इतनी थी ही नहीं। मोबाइल भी किसी के पास शायद नजर होते थे। ठीक है ना, अगर 2000 की बात करें तब तो कुछ भी नहीं था। 2003 तक, 4 तक कुछ भी नहीं था पाकिस्तान के अंदर। तो बहुत सारे कंट्रीज के अंदर थे, लेकिन अब इतनी, क्विक रिवाइज प्लीज, यासिर अरफात। हमने एसडीएन की बात की,
सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स होता है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क क्या करता है कि बेसिक आपके जो ट्रैफिक है वो बहुत फास्ट कर देता है। उसकी वजह क्या है कि आपके जितना भी नेटवर्क्स है, उसकी जितनी भी डिवाइसेस हैं, उसको मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल प्लेन बनाया जाता है। मतलब एक सेंट्रलाइज सीपीयू सिस्टम बनाया जाता है, प्रोसेसिंग सिस्टम बनाया जाता है कि वो जितनी भी डिवाइसेस की प्रोसेसिंग है वो एक कंट्रोल प्लेन कर रहा होता है। और बाकी जितनी भी डिवाइसेस वर्क कर रही होती है वो ट्रांसपेरेंट वर्क कर रही होती है। जब ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं तब उनकी स्पीड जो होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो इस वजह से जो हमारी ट्रैफिक है इवन नेटफ्लिक्स पे वो बहुत ज्यादा फास्ट है कि आपके लो लिंक के ऊपर भी आपके अच्छी सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो वो वजह ही यही है। ठीक हो गया, एक मिनट जरा होल्ड करिए। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। तो मैं उसको प्रेजेंट कर देता हूँ। स्क्रीन शो हो गए सबके पास? चलें जी। आज जो बेसिक हमारा टॉपिक है वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत फेमिलियर है, सारे यूज करने वाले हैं पर्सन। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको इसका आइडिया ना हो। ठीक है ना। विंडोज, इसमें हम जो टॉपिक देखेंगे, विंडोज हिस्ट्री देखेंगे, आर्किटेक्चर उसका देखेंगे, उसके ऑपरेशन देखेंगे कौन कौन से होते हैं, विंडो कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है इसका अपना जो हम देखेंगे, शायद कभी किसी ने गौर ना किया हो। विंडोज सिक्योरिटी सिस्टम हम देखेंगे इसका। ये हमारे पास चार एक मेन टॉपिक्स हैं जो हम इस मॉड्यूल्स के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर के, आज के लेक्चर के अंदर। इसके कोई साथ साथ हम लैब्स भी करवाते जाएंगे जो भी नीड होगी। उसके बाद विंडोज हिस्ट्री। विंडोज हिस्ट्री या कुछ मुझे कोई क्विक रिस्पांस चैट बॉक्स में देगा कि विंडोज सबसे पहले कब डिफाइन, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया वो कब हुआ, और दुनिया के अंदर सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया दुनिया में। एक क्वेश्चन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कब किया, एक ये है कि वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले किसने लॉन्च किया। क्विक रिव्यू है, मुझे फौरन जवाब चाहिए होगा। एनीवन, कोई देना चाहे चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है, गुड है। 1985 के अंदर वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च हुआ, या किस कंपनी ने लॉन्च किया, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने लॉन्च किया। एनीवन? किसी को कोई आइडिया? आईबीएम। और कोई बता सकता है? अच्छा, मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, मुझे जरा बताइएगा थोड़ी देर में। जीरोक्स एक कंपनी है, अभी भी है, जीरोक्स। अब आपको शायद नॉलेज में होगा कि माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम आईबीएम का केस है माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, और जीरोक्स का केस है आपके मैकन्टोश पर, जो स्टीव जॉब्स है आपका एप्पल्स का। तो मुझे जरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप गौर कर लें, सबसे पहला जो एक कोड प्रोग्राम बनाया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था, एक सिस्टम पूरा जो डिफाइन किया गया था, वो जीरोक्स ने बनाया था। ठीक हो गया। फिर वो इन्वेंट हुआ, आईबीएम ने किया। आईबीएम में एक फ्लॉज आया कि वो आईबीएम के डिवाइसेस के ऊपर था। ठीक है ना। ये बड़ा मसला हुआ। उसी आईबीएम के अंदर जॉब्स करते थे दो पर्सन। ये हिस्ट्री समझ लें या जो मर्जी समझ लें। बिल गेट्स, जो, हाँ, बिल गेट्स है ना, आई थिंक सो, ये सॉफ्टवेयर विंडोज का, वो भी वही। उसने, अब आईबीएम ने इन्वेंट किया कि भाई हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं। उससे पहले उसने रिजाइन किया और उसने पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लॉन्च कर दिया। हालांकि ये आइडिया जो है ये आईबीएम का था। आईबीएम ने आइडिया लिया था जीरोक्स से। लेकिन जीरोक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो जो उनका प्रिंटिंग सिस्टम बेसिक था, ये उनकी डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बनाया था। इसी को देख के मैकन्टोश ने बनाया। अब जीरोक्स केस किया हुआ है कि स्टीव जॉब्स का जो है वो क्लेम करते हैं कि भाई ये हमारा है, इसने चोरी किया है। और आईबीएम ये क्लेम करता है कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इन्होंने हमारा चोरी किया है।
ठीक है ना। वैसे सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक कोड लाइन या जिसको एग्जीक्यूट किया गया था किसी डिवाइसेस के ऊपर, वो जीरोक्स ने किया था। अब आप उसे हिस्ट्री देख लें, वैसे ये जीरोक्स 1906 के अंदर बनाई गई थी। 1906 के अंदर कंपनी बनाई गई थी। उसके बाद 1926 पता नहीं कितने का उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद वो आईबीएम के थ्रू एक जॉइंट वेंचर हुआ। उन्होंने एक आईबीएम के डिवाइस के ऊपर एक कोड रन किया, ऑपरेटिंग सिस्टम रन किया। लेकिन वो मसला ये था जैसे उसी की डिवाइस के अंदर, मतलब जहां पर भी वो उनको ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाता, साथ उनको अपना हार्डवेयर भी देना पड़ता था। ओपन सोर्स नहीं था, लिमिटेड था। ये जीरोक्स की सबसे बड़ी गलती थी। ये जीरोक्स की सबसे बड़ी गलती थी कि मतलब अगर वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है, साथ उसका अपना इक्विपमेंट भी लेना, बेचना पड़ता था। कि मतलब वो उनके लिए बड़ा मसला था आगे, यानी कि जो क्लाइंट्स होते थे कारपोरेट सेक्टर्स थे। तो फिर विंडोज और मैकिन्टोश फिर ओपन सिस्टम बना। लेकिन मैकिन्टोश फिर वो एप्पल के अंदर डिवाइस के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो गया। विंडोज ओपन सिस्टम है, किसी भी वेंडर्स के ऊपर आपका देखो रन हो रहा है। तो ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी, लेकिन आपने इसको मजीद सर्च करना है और अभी भी कर सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, मुझे बताइएगा। ये है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस, जिसको हम कहते हैं। फर्स्ट वही 1985 के अंदर ये डिजाइन किया गया था। ये बेसिक क्या काम किया गया था कि फाइल्स को ट्रैवल करवाने के लिए, एक जगह से डाटा स्टोरेज को लिए रीड एंड राइट ऑप्शंस के लिए दिया गया था। ये फर्स्ट CLI मोड था आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम MS डॉस कहते हैं। ये बेसिक वर्किंग था, नॉलेज था जो आपका सिस्टम के अंदर किया जाता था। उसके बाद ये देखें, वहां पे उसने वैसे बता दिया कि अर्ली वर्जन ऑफ विंडोज जो है कंसिस्ट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट रन ओवर MS डॉस स्टार्टिंग इन 1985 के अंदर। विंडोज 1.0 आई थी सबसे पहला, विंडोज 1.0 था। अब यहाँ पे देख लो ऑलमोस्ट 85 है, तो कितने साल हो गए होंगे? 15 और 20, 25, कितने 40, जो भी जितने साल हो गए हैं। तो उन्होंने कितने 20+ आई थिंक सो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन आए हैं इस टाइम। जो विंडो 10 उन्होंने कहा कि लास्ट है, इसके बाद हम कोई विंडो 10 नहीं लेके आएंगे। लेकिन उन विंडो 10 को भी तो अपडेट करते जा रहे हैं, उन्हीं के अंदर चेंज करते, लेकिन नाम चेंज नहीं कर रहे। उसके उसमें बहुत सारे उन्होंने वर्जन दे दिए विंडो 10 के अंदर भी। इवन कहते हैं न्यू वर्जन ऑफ विंडोज बिल्ट न्यू टेक्नोलॉजी। फिर उन्हें एंटी विंडोज एंटी सिस्टम के अंदर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम इट्स डायरेक्ट कंट्रोल द कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। फिर क्या होगा कि टू डू मेनी थिंग्स टू बी यूज्ड अकम्प्लिश थ्रू अ कमांड लाइन इंटरफेस MS DOS कैन बी अकम्प्लिश इन द विंडोज GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर उन्होंने GUI के अंदर, और विंडोज की कामयाबी का सबसे बड़ा जो रीजन है या समझ बैक वो GUI है। ठीक है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, फ्रेंडली यूजर्स है। जिस बंदे को पता ही नहीं है विंडो इस्तेमाल कैसे करें, वो भी बंदा कर लेता है, क्योंकि आइकॉन है, क्लिक क्लिक कर सकते हो, दैट्स इट। कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कमांड आ जाते हैं, सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह भी ये है। To experience a little of MS DOS, open command window and typing CMD in Windows, search and press enter। ये सबसे पहले आपका अभी ये कर लेते हैं। ये CMD जो आपका है DOS मोडस होता है। अब उसमें कुछ आपके डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो शुरू के अंदर MS DOS के अंदर यूज किए जाते थे। तो अब इसमें DIR है, डायरेक्टरी शो लिस्टिंग द डायरेक्टरी, आपके फोल्डर्स कितने हैं किसी भी डायरेक्टरी के अंदर, किसी भी फोल्डर के अंदर देख लें। CD मीन आपका है जी चेंज द डायरेक्टरी। उसके बाद CD डॉट डॉट बैक जाना है किसी डायरेक्टरी के वापस। उसके बाद होता है CD, ये स्लैश के साथ होता है चेंज द डायरेक्टरी टू द रूट डायरेक्टरी। उसके बाद होता है कॉपी कर सकते हैं, डेल कर सकते हैं, फाइंड है, MKDIR है, मेक डायरेक्टरी, रीनेम कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, हेल्प कमांड है। ये सारे आपके डॉस के अंदर थे। वैसे नॉर्मली अगर हम देखना चाहें तो ये आपका जो डॉस मोड है वो ये है CMD। यहाँ पे Windows+R का बटन प्रेस करें, यहाँ पे लिखते हैं CMD। CMD आ गया, ये आपके पास डॉस मोड आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप जो करना चाहो तो कर सकते हो, हेल्प देखना चाहो तो हेल्प कर सकते हो, कौन कौन सी कमांड हम यूज कर सकते हैं। तो देखो ये सारी कमांड यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी कि कौन सा आपने फंक्शन करना है, कौन सा परफॉर्म करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके सारे के सारे यहाँ पे कमांड्स आ गई हैं। ठीक हो गया ना। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि डायरेक्टरी कौन कौन सी है यहाँ पे, तो DIR करो, एंटर कर दो, ये डायरेक्टरीज हैं। ठीक है ना, ये देखो वर्चुअल बॉक्स में ये डेस्कटॉप पे आई थिंक सो मैं हूँ। तो सी यूजर के अंदर ये सारे फोल्डर्स हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, ये सी यूजर के अंदर हूँ। ठीक है ना, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स और साजिद नवाज का एक फोल्डर है जो मेरे नाम से है। तो ये देखें यहाँ पे डेस्कटॉप, उसके अंदर जितने फोल्डर हैं वो सारे यहाँ पे डायरेक्टली शो हो कर रहा है। तो ये नॉर्मली आपका ये डॉस मोड होता है। उसके बाद आता है कि सिंस 1993 से
कि 20 रिलीजेस आ चुकी हैं विंडोज की, आप सबको पता है। तो कहते हैं मैनी एडिशन वर बिल्ड स्पेसिफिकली फॉर वर्क स्टेशन, कुछ वर्क स्टेशन के लिए थी, कुछ प्रोफेशनल्स के लिए थी, कुछ सर्वर्स के लिए थी, कुछ होम बेस्ड के लिए थी, कुछ प्लाटिनियम के लिए लोगों के लिए थी, फिर एडवांस सर्वर में कुछ डाटा सेंटर्स वाले के लिए प्योर सीएलआई मोड भी थे। द नेम जस्ट अ फ्यू ऑफ द मैनी प्रोपोजल, अब डिफरेंट है। फिर क्या 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 इनके बिट्स, शुरू के अंदर 32 बिट पे था, फिर उसको 64 बिट में। अब अगर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंटायरली न्यू आर्किटेक्चर, इट हैड अ 64 बिट एड्रेस स्पेस इंस्टेड ऑफ 32 बिट। अब यहाँ पे एक चीज है कि 64 बिट जो अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट की सर्विसेज को सपोर्ट करता है, जबकि जो 32 बिट का है वो 64 बिट को सपोर्ट नहीं करता है। नॉर्मली आप चेक कर सकते हैं जिसके पास विंडोज 32 बिट पे हुई हुई है, तो उसके अगर 64 बिट की कोई एक्सी या कुछ भी सॉफ्टवेयर अगर रन करना चाहोगे तो वो कभी भी नहीं करेगा, कंपेटिबल ही नहीं होगा। हाँ, अगर 64 किया हुआ है तो उसके ऊपर 32 कंपेटिबल है, ये एक ऑप्शन है। उसके बाद है कि जी विद ईच सब्सिक्वेंट रिलीज ऑफ विंडोज है ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। अब यहाँ देखो माइक्रोसॉफ्ट हैज अनाउंस्ड दैट विंडोज 10 इज द लास्ट वर्जन ऑफ विंडोज। Rather than purchasing new operating system, user will just update Windows 10 instead। कि उसको उसी Windows 10 को अपडेट करते रहेंगे, जो भी उसके अंदर इश्यूज हैं, जो भी बग्स हैं वो खत्म करते रहेंगे, जो भी न्यू फीचर लेके आने बस उसी Windows 10 के अंदर लेके आते रहेंगे। बाकी फर्दर उन्होंने एस कुछ भी नहीं करना। अभी तो ये है 10 तक कंफर्म है, अब पता नहीं है कि आगे कुछ लॉन्च करते हैं या नहीं करते। अब यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट विंडोज वर्जन हैं। विंडोज 7 है, विंडोज सर्वर है 2008 R2, फिर विंडोज होम बेस सर्वर 2011 है, ठीक है ना। उसके बाद विंडोज 8 है, ठीक है ना। अब इसमें विंडोज 8 के अंदर भी डिफरेंट है, विंडोज 8 प्रो, विंडोज 8 इंटरप्राइज, विंडोज आरटी। अब 7 के अंदर भी तो बहुत सारे थे ना, स्टार्टर था, होम बेसिक था, होम प्रीमियम था, प्रोफेशनल था, एंटरप्राइज था, अल्टीमेट था। सर्वर के अंदर क्या होता है, फाउंडेशन, स्टैंडर्ड, एंटरप्राइज, डाटा सेंटर, वेब सर्वर, एचपीसी सर्वर, और क्या होता है जी आपका इटानियम बेस्ड सिस्टम। उसके बाद आता है जी आपका विंडोज सर्वर 2012, फाउंडेशन, एसेंशियल, स्टैंडर्ड एंड डाटा सेंटर। विंडोज 8.1 के बहुत सारे फीचर्स है, बहुत से वर्जन है। विंडोज 8.1 बहुत मुझे लाइट लगा था यूज करने में, ये एक अच्छा था। फिर उसके बाद विंडोज 10 है तो वो तो फिर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लाइट है। उसके बाद आता है कि विंडोज सर्वर है 2012 है, R2 है। उसके बाद 2016, अब 2019 भी सर्वर आ चुका हुआ है। अब ये है विंडोज GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सारे फेमिलियर हैं इसमें जी। आपका डेस्कटॉप के अंदर मेन है, ये रिसाइकल बिन है, ये आपका पूरा का पूरा डेस्कटॉप है। ये टास्क बार है जो आप टास्क करते हैं, ये स्टार्ट मेन्यू है, सर्च बार है, क्विक लॉन्च आइकन्स हैं। उसके बाद नाइट नोटिफिकेशंस एरिया है, जो भी नोटिफिकेशंस आपके पास आ रहा होता है, डिस्प्ले हो रहा होता है। ये सारा का सारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस हैं आपके ऑप्शन। उसके बाद आता है कि विंडोज ग्राफिकल, ये आगे फिर चल रहा है, वही आपके पूरी डिटेल बता रहा है इनकी कि टैब बार ये क्या काम करती है, बॉटम बार क्या करती है। अब इसको चेंज भी कर सकते हो, साइड भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, टॉप भी कर सकते हो, बॉटम पे भी कर सकते हो। ये आपके पास ऐसे ऑप्शंस हैं। उसके बाद आ जाता है कि विंडोज ग्राफिकल, ये कहता है मोस्टली क्लिकिंग सिस्टम। हम तो यही यूज करते हैं ना, किसी ने सीएलआई पे तो कभी काम नहीं किया। अगर लेट्स सपोज मैंने कुछ भी काम करना है, मैंने कुछ भी काम करना है, राइट क्लिक करना है, कुछ भी करना है, तो मैंने क्या राइट क्लिक करूंगा, कॉपी करना है, डिलीट करना है, ओपन शॉर्ट करना है, फाइल सिस्टम करना है, आगे किसी को फॉरवर्ड करना है, उसको जिप करना है, जो भी काम करना है मैं, ठीक है ना, मैं इस पर राइट क्लिक कर सकता हूँ। ये आपके पास इजी है, मतलब इसलिए तो कहते हैं ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली है एज कंपेयर टू, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली है एज कंपेयर टू सीएलआई, ठीक होगा ना। लेकिन सीएलआई बहुत फास्ट है कमांड लाइन इंटरफेस, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे जब हम विंडोज ऑपरेटिंग और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे देखेंगे, तो वो हमें डिफरेंस भी फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, आप इसको मैक्सिमम कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, ये सारे ऑप्शंस आपके अंदर हैं। हाँ, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है जो विंडोज के अंदर है, और इसको ओवरकम जितना किया जा रहा है, लेकिन उतने ज्यादा बग्स निकल के आ रहे हैं। वो क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स है, मिलियंस ऑफ। और जितने ज्यादा कोड्स होते हैं उतनी ज्यादा फ्लॉज होते हैं, उतने ज्यादा वीकनेस होते हैं, उतने ज्यादा चांस होते हैं उसको एक्सप्लॉइट करने के। हैकर्स उसको ज्यादा क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वर्नेबिलिटीज उतनी ज्यादा होती हैं। जितना जिसका कोड कम होगा, जिसकी लाइन ऑफ कोड जितने कम होगा, उसको उतना एक्सप्लॉइट करना जो है वो कम
चांसेस हैं, लेकिन जिसके कोड्स जितने ज्यादा होंगे उसके चांसेस उतने भी ज्यादा हैं। अब टू टेक एडवांटेजेस ऑफ दैन ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटी, अटैकर मस्ट बी यूज अ टेक्निक और टूल टू एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी। सबसे आसान काम जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है ना, सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब नॉर्मली हमारे इंटरनेट से कुछ चीज डाउनलोड करते हैं, वो हमारे सिस्टम का वायरस हो जाता है, वैसे हमारा हैक हो जाता है सिस्टम। रैंसमवेयर की शक्ल के अंदर कोई चीज डाउनलोड करते हैं हमें, और मोस्टली हम तो खुद अपने लिए एक पंगा करते हैं, वो क्या, अगर हमें उसका क्रैक करना हो, लेट्स सपोज आईडीएम का, तो हमें सारे डिफेंडर ऑफ करने पड़ते हैं। हम तो दावा देते हैं भाई आ जाओ, मैं तो अपनी सारे गेट बंद कर रहा हूँ, सॉरी गेट खोल रहा हूँ और उस पर कोई गार्ड नहीं है, मैं सारे गार्ड हटा रहा हूँ। तो हम जो क्रैक करते हैं सिस्टम, इवन विंडोज जो क्रैक करते हैं वो भी तो इलीगल है, वो भी तो एक वायरस ही है आपके पास। क्योंकि वो क्या करते हैं कि हम आगे देखेंगे रजिस्ट्री जो फाइल्स होती हैं आपकी मेन जो है, 4 तरह की रजिस्ट्रीज होती है जो हम आगे देखेंगे, वो आपकी रजिस्ट्री फाइल्स आप चेंज करते हो। जब रजिस्ट्री फाइल्स आप कंप्रोमाइज करवा देते हो, बाकी तो कुछ बचता ही नहीं है विंडोज के अंदर। तो ये मेन चीजें हैं। तो कहते हैं अटैकर क्या करता है, कैन यूज अवर एबिलिटी टू गेट कंप्यूटर टू एक्ट इन अ फैशन आउटसाइड एन इंटेंट डिजाइन। इन जनरल द गोल इज अगेन अनऑथराइज्ड एक्सेस है आपके, फिर अगर कोई सिस्टम आपका टारगेट हो जाएगा, विक्टिमाइज्ड हो गया, ठीक है ना, फिर वो सिस्टम से क्या कर सकते हैं, डीडोस अटैक जनरेट कर सकते हैं, किसी को स्पैम ईमेल सेंड कर सकते हैं, किसी पे अटैक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं होना। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ वर्नबिलिटीज हैं, कॉमन है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले वायरस एंड मालवेयर प्रोटेक्शन। क्या था, बाय डिफॉल्ट विंडोज यूज विंडोज डिफेंडर फॉर मालवेयर प्रोटेक्शन। विंडोज डिफेंडर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, और उसको यूज करना चाहिए, और वो हमेशा इनेबल रहना चाहिए आपका, और अपडेटेड भी रहना चाहिए। कहते हैं विंडो डिफेंडर प्रोवाइड अ सूट ऑफ प्रोटेक्शन टूल बिल्ट इनटू द सिस्टम। कहते हैं इफ विंडोज डिफेंडर इज टर्न ऑफ करते हैं, द सिस्टम बिकम मोर वल्नरेबल टू अटैक्स एंड मालवेयर। ये आपको डेफिनेटली करना पड़ता है। हमें जब भी कोई क्रैक करना पड़ता है तो हमें ये तो बंद करनी पड़ेगी विंडो डिफेंडर। विंडो डिफेंडर बंद करते हैं तब जाके हमारा क्रैक कामयाब होता है, अदरवाइज क्रैक ही कामयाब नहीं होता। उसके बाद होता है अननोन एंड अनमैनेज्ड सर्विसेज। कहते हैं देयर आर मेनी सर्विसेज दैट रन बिहाइंड द सीन्स। बहुत सारी सर्विस चल रही होती हैं, कभी गौर किया किसी ने, टास्क मैनेजर ओपन करके देख ले वे कौन कौन सी सर्विस ऐसी हैं जो मैंने तो कभी चलाई नहीं है लेकिन वो चल रही हैं। कुछ ऐसी एक्जी चल रही होती हैं जो आपको नहीं आइडिया होता, लेकिन वो आपका सेशंस बिल्ड किए होती हैं, ठीक हो गया ना। कहते इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ईच सर्विसेज इज आइडेंटिफाइबल एंड सेफ। विद एन अननोन सर्वर रनिंग इन द बैकग्राउंड द कंप्यूटर कैन बी वल्नरेबल टू अटैक। अगर तो कोई अननोन चल रही है तो डेफिनेटली फिर आपकी क्या है, वो वल्नरेबिलिटी है। इंक्रिप्शन, हाँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि रैंसमवेयर का टारगेट अक्सर हो जाते हैं। कहते हैं व्हेन डाटा इज नॉट इनक्रिप्टेड इट कैन इजीली बी गैदर्ड एंड एक्सप्लॉइटेड। हमेशा डाटा को विंडो बिट लॉकर तो वैसे ही है, तो उसको उसको प्रोटेक्ट कर दो। अगर कोई बंदा टारगेट कर भी लेता है, आपका सिस्टम का टारगेट हो गया है, ठीक है, विक्टिमाइज्ड हो गया, बन गया है, तो अगर कोई बंदा डाटा एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं हो पाएगा उससे। तो इसलिए डाटा को हमेशा इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर रखना चाहिए। दिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर बट बेसिकली मोबाइल डिवाइसेस, स्पेशली मोबाइल डिवाइसेस के अंदर भी आपको ये काम करना चाहिए। जो आपका डाटा है उसको हमेशा क्या होना चाहिए, इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना, उस पर पासवर्ड लगाना चाहिए। मतलब उसको अगर डिक्रिप्ट करना है तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड लगाना पड़ेगा। पासवर्ड लगाएंगे तो फिर आपका डाटा डिक्रिप्ट होगा, अदरवाइज डिक्रिप्ट नहीं होगा। उसके बाद सिक्योरिटी पॉलिसी। अब सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, कहते हैं गुड सिक्योरिटी पॉलिसी मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड एंड फॉलोड। कहते हैं मैनी सेटिंग्स इन द विंडोज सिक्योरिटी पॉलिसी कंट्रोल कैन प्रिवेंट अटैक्स। बहुत सारे कर सकते हैं वो, हम अपनी फायरवॉल सिस्टम को सेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी की पॉलिसीज डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर ये आईपी पोल आने चाहिए, ये नहीं आने चाहिए, वो हम आगे इन फर्दर देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फायरवॉल, बाय डिफॉल्ट विंडोज यूज विंडोज फायरवॉल to limit communication with the devices on the network. Over time, rules may no longer apply. अब यहाँ पे एक बड़ा पंगा है, देखें, जब हमने डिवाइसेस को ओवर द इंटरनेट एक्सेस करना होता है तो डेफिनेटली हमें फायरवॉल ऑफ करनी पड़ती है, तो हमें पिंग आता है, अदरवाइज हमारा पिंग नहीं आता। और जब तक पिंग नहीं आएगा तब तक हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, एसएस नहीं कर सकते, टेलनेट नहीं कर सकते, रिमोट डेस्कटॉप नहीं कर सकते, कोई सर्विस नहीं चला सकते। तो इसलिए मोस्टली हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें उसकी फायरवॉल ऑफ करनी पड़ती है पिंग के लिए, जस्ट पिंग के लिए। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिव्यू फायरवॉल सेटिंग्स periodically, take them regularly to ensure that the rules are still applicable and remove any that no longer apply. उसके बाद फाइल एंड शेयर परमिशंस, हम अक्सर परमिशंस करते हैं, शेयर करते हैं।
फोल्डर शेयर करते हैं नॉर्मली, या नेटवर्क के अंदर हम अपने कोई फोल्डर शेयर करते हैं जिसपे डाटा आपस में शेयर कर कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। कहते हैं these permissions must be set correctly. कहते हैं it is easy to give everyone group full control, but this allow all people to access all files. कहते हैं it is best to provide each user and group with the minimum necessary permission for all files and folders. सबको everyone group करके सबको अपने एक्सेस नहीं देनी, तो जिसको जो देनी वो लिमिटेड कर दे या यूजर बेस कर दे, तो वो बेस्ट एक ऑप्शन है आपका। एवरीवन की बजाय यूजर बेस कर दे आप। वीक और नो पासवर्ड। Many people choose weak password and do not use the password at all. कुछ यूज नहीं करते, बस इंटर करो सिस्टम ऑन हो जाए। कहते इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ऑल अकाउंट्स स्पेशली एन एडमिनिस्ट्रेटिव को तो लास्ट में पासवर्ड और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। लॉगिन एज एडमिनिस्ट्रेटर, कहते व्हेन अ यूजर लॉगिन इज एन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एनी प्रोग्राम दैट they run will have the privilege for the account. कहते इट इज बेस्ट टू यूज स्टैंडर्ड यूजर्स। जब स्टैंडर्ड यूजर, अब हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, नॉर्मली जितना हम काम कर रहे होते हैं ये हम स्टैंडर्ड यूजर के अंदर कर रहे होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर काम कर रहे होते हैं, ये मुझे चैट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है। कि जैसे हम सीएमडी अभी ओपन किया, जैसे मैंने ये देखो मैं यहाँ पे सीएमडी ओपन किया, सीएमडी लिखा, अब मैं इसमें जितना भी वर्किंग कर रहा हूँ स्टैंडर्ड एज ए स्टैंडर्ड यूजर कर रहा हूँ या एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यूजर कर रहा हूँ, तो मुझे इसका आपने जवाब देना है। सबने जवाब करना, फिर उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। विंडोज आर्किटेक्चर एंड ऑपरेशंस देख लेते हैं, यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन? जी सर देखते हैं जी, आप लोगों का किसी को क्वेश्चन स्टैंडर्ड के अंदर? सॉरी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि बाज़ दफा हमें कुछ फुल प्रिविलेज नहीं मिल रही होती है। हमें फुल प्रिविलेज यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसलिए हम देखो ना कुछ कमांड्स हमारे सीएमडी के अंदर नहीं चल रही होती, ठीक हो गया ना, बिल्कुल भी नहीं चलती। जैसे मैं पावर शेल के अंदर आया हूँ, चलो इसको बाद में देखते हैं, एक मिनट। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, एक और क्वेश्चन भी मेरे जहन में आ रहा है, वैसे मैंने कर लूँ। ये जो हमारा डॉज मोड है, इसके अंदर हम लाइनेक्स की कमांड यूज कर सकते हैं या नहीं? लाइनेक्स की कमांड देखो ना, अब मैं यहाँ पे अगर डॉज मोड ओपन करूँ, लेट्स सपोज ये देखो मैं आ गया यहाँ पे, मैं अगर कोई लाइनेक्स की कमांड एलएस की कमांड है यूज करता हूँ तो वो नहीं। नहीं 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 नहीं, आई गेस नो 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 नो, नॉट डेफिनेटली। वैसे एहतशाम आपको तो ये चीज हर हालत में पता होनी चाहिए थी, टू बी वेरी फ्रैंक। चलें इसका भी आंसर देते हैं। वेरी गुड मोहम्मद फैसल, ये ऐसे ही है, पावर शेल आपको कमांड देता है, आपको इस लाइनेक्स की सारी कमांड यूज कर सकते हो, तो बाकी डॉस नहीं देता आपको। लेकिन डॉस के अंदर भी हम कुछ कमांड यूज कर सकते हैं, वो हम एक ऑप्शंस है वो हम देख लेंगे। लेकिन पावर शेल जो इसका देखिए ये भी लाइनेक्स बेस्ड है, लेकिन हर विंडोज के अंदर एक पावर शेल सिस्टम है, पूरा का पूरा लाइनेक्स, उस मतलब वो लाइनेक्स ही है एक तरह से, आप उस पर वो सारी कमांड चला सकते हो जो आप लाइनेक्स पे चला सकते हो। ठीक हो गया, चलें जी अब हम आ जाते हैं जी एब्स्ट्रैक्शंस, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, हॉल या हेल कह लो जो मर्जी कह लो। कहता है कि हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, हॉल इज अ सॉफ्टवेयर दैट हैंडल्स ऑल ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द हार्डवेयर एंड द कर्नल। अब अगर यहाँ पे बात करें तो जो हमारी एप्लीकेशंस है जो हम यूज कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैंने अभी यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन किया हुआ है या बैक एंड पे मैंने क्रोम ओपन किया हुआ है, दैट्स एन एप्लीकेशंस। ठीक है ना, ये एप्लीकेशंस है, ये वर्किंग किस तरह करती हैं, अब ये काम किस तरह करती है। देखो ना हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले हार्डवेयर है, हार्डवेयर तो ऐसे कुछ काम नहीं करता ना जब तक हम उसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना करें। ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई ड्राइवर जो उसको एग्जीक्यूट कर सके, जो उनके हार्डवेयर के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करवा सके, या जो हम इंस्ट्रक्शन उसको दे रहे हैं उसको समझ सके और फिर उस पर वर्किंग कर सके, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर, हार्डवेयर के बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। जब ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है आपका, तो फिर आप क्या होता है एपीआई जनरेट होते हैं, मतलब जो हमारे वैसे नॉर्मली हम विंडोज एपीआई हम इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो हम कमांड लाइन से वर्क
एग्जीक्यूट करते हैं, जो कोई इंस्ट्रक्शन एज एग्जीक्यूट करते हैं, तो डेफिनेटली वो एपीआई के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाते हैं, वहां से आपके सीएलए से होकर आपका काम वर्क परफॉर्म होता है। ठीक है, वैसे हम इसके लेयर की बात करें तो वैसे 3 ही है, आपके कर्नल लेयर्स है, इंटरनल्स है, फिर शेल है, फिर आपका एप्लीकेशन लेयर होता है। ठीक है ना, कहते हैं कर्नल इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपकी मेन क्या है? कर्नल लेयर। ठीक हो गया ना। आपकी जहां पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करता है हैज कंट्रोल ओवर द एंटायर कंप्यूटर, और पूरे के पूरे कंप्यूटर का जो कंट्रोल होता है वो कर्नल लेयर पे होता है। ठीक हो गया। उसके बाद कर्नल हैंडल्स ऑल ऑफ द इनपुट एंड द आउटपुट रिक्वेस्ट, मेमोरी एंड द ऑल ऑफ द पेरिफेरल कनेक्टर्स टू द कंप्यूटर। पेरिफेरल डिवाइसेस किसे कहते हैं? आपका यूएसबी हो गया, जैसे मैंने अभी हेडफोन लगाया हो टेम्पररी। ठीक है ना, ये आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। उसके बाद द बेसिक विंडोज आर्किटेक्चर इज शोन इन द फिगर। ये बेसिक आर्किटेक्चर है सबसे पहले आपका। वैसे अगर बॉटम से स्टार्ट हो तो आपका हार्डवेयर है। हार्डवेयर आपका होता है एब्स्ट्रक्शन लेयर्स। एब्स्ट्रक्शन लेयर क्या काम करती है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के दरमियान कम्युनिकेशन। ठीक है, जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम करते हो वो क्या कहते हैं? उसको लिंक करती है। अब इसमें क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल है, फाइल सिस्टम ड्राइवर्स है एंड अदर कर्नल ड्राइवर्स है। उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कर्नल्स है ये कम्युनिकेट होते हैं विंडोज एपीआईज के साथ, और एपीआईज के थ्रू हम एप्लीकेशन के थ्रू अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये बेसिक 3 लेयर्स आपका स्टैंडर्ड है। ठीक है, उसके बाद यूजर मोड एंड कर्नल मोड। यूजर मोड क्या होता है? द टू डिफरेंट मोड्स इन विच सीपीयू ऑपरेट्स व्हेन द कंप्यूटर। अब सबसे पहले जो आपका यूजर मोड है, जो हम अभी फ्रंट पे देख रहे हैं, ये आपका यूजर मोड है। ठीक है ना, कहते हैं इंस्टॉल एप्लीकेशन रन इन यूजर मोड एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कोड रन इन कर्नल मोड। जब आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है वो आपके कर्नल मोड के अंदर हो रही है। जो उसका आइकन बना, जो हम एप्लीकेशन से, जैसे क्रोम मैंने अभी ओपन किया है, ये आपका यूजर मोड है। ठीक है ना, यूजर मोड पे जो हम कमांड देते हैं वो कर्नल के थ्रू होती हुई आपके किस पर जाती है? कर्नल ले, वहां से आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है, फिर आपके पास डिस्प्ले शो हो जाता है। ये आपकी वर्किंग है। ऑल ऑफ द कोड दैट रन्स इन कर्नल मोड यूजेस द सेम एड्रेसेस है। अब इसमें बहुत सारे कहते हैं व्हेन यूजर मोड कोड रन्स इट इज ग्रांटेड इट्स ओन रिस्ट्रिक्टेड एड्रेसेस। अब देख लो, मोस्टली हम क्या होते हैं कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली एक्सेस जरूरत होती है, किसी के लिए नहीं होती। तो ये भी होता है कि जब हम कोई काम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए हमें प्रिविलेज की भी जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है आपका विंडोज फाइल सिस्टम। नॉर्मली आप इन सारी चीजों से फैमिलियर हो। कहते हैं फाइल सिस्टम इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन इंफॉर्मेशन ऑन स्टोरेज मीडिया। जो भी आपके हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क जिस पे आप स्टोर कर रहे हो, वो किस फॉर्म के, किस फॉर्मेट के अंदर डाटा स्टोर हो रहा है, कौन सी मेथोडोलॉजी होती है, या ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपके। सबसे पहले आपका विंडोज फाइल सिस्टम में आता है एक्सफैट। ठीक है ना, दिस इज अ सिंपल फाइल सिस्टम है, सपोर्टेड मैनी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। कहते हैं फैट हैज लिमिटेशन टू द नंबर ऑफ पार्टीशन। इसके अंदर पार्टीशंस की लिमिटेशन है, पार्टीशंस के साइज की लिमिटेशन है, एंड फाइल सिस्टम जो है उसकी भी लिमिटेशन है दैट इट इज कैन एड्रेस। सो इट इज नॉट यूजुअली यूज्ड फॉर द हार्ड ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट एसएसडी ड्राइव्स जो अभी न्यूली आई हुई हैं, जो कि बहुत फास्ट हैं। तो हार्ड ड्राइव एज कम्पेयर टू उससे तो बहुत ज्यादा फास्ट है। एनीमोर कहते बोथ फैट 64 एंड फैट 32 आर अवेलेबल टू यूज, विद फैट 32 बीइंग द मोस्ट कॉमन। ये बहुत ज्यादा यूज हुई वैसे फैट 32 तो विंडोज 7 के अंदर तो ऑलमोस्ट सारी ये यूज होती थी। उसके बाद कहते हैं हायरार्किकल फाइल सिस्टम प्लस, एचएफएस प्लस। ये मैकेंटोश के लिए वैसे बेसिक है। कहते हैं दिस सिस्टम यूज्ड इन द मैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स, मैकेंटोश हम जिसको कहते हैं कंप्यूटर, एंड अलाउ मच लॉन्गर फाइल नेम, फाइल साइज एंड पार्टीशन साइज। ये आपके एक्स्ट्रा, मतलब जो साइज आपके एक्सपायर के अंदर उससे बहुत ज्यादा साइज इसमें सपोर्टेबल है। ऑल्दो इज नॉट सपोर्टेड बाय द विंडोज विदाउट स्पेशल सॉफ्टवेयर। ये विंडोज के अंदर सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इसके साथ तो आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर चाहिए। विंडोज इज एबल टू रीड डाटा फ्रॉम HFS प्लस पार्टीशन। ठीक हो गया। अगर आपने ऐसा काम करना है तो उसका डाटा रीड करवाना है तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि हम अगर विंडोज सिस्टम के साथ अगर हम एप्पल सिस्टम जब बाइंड करते हैं तो हमें एप्पल का iTunes वगैरह या कुछ इस तरह का करना था जिससे हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मतलब आपको थर्ड पार्टी एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए या एक ऐसी एप्लीकेशन चाहिए जो दोनों के साथ कंपैटिबल करवा सके आपको। उसके बाद एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम EXT। दिस इज फाइल इज यूज्ड टू विद लाइनक्स बेस्ड कंप्यूटर्स। ऑल इज नॉट सपोर्टेड बाय विंडोज। ये विंडोज को सपोर्ट नहीं करते, ये आपका लाइनक्स को सपोर्ट करती है। विंडोज इज एबल टू रीड डाटा फ्रॉम EXT पार्टीशन विद स्पेशल सॉफ्टवेयर। कोई ना कोई आपको CLI बेस्ड हो सकता है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जिसके हम मदद से हम इसको कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जो अभी नॉर्मली यूज होता है वो है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, NTFS सिस्टम।
सारे से कॉमन, दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइल सिस्टम व्हेन इंस्टॉलिंग विंडोज। ऑल वर्जन ऑफ विंडोज एंड लाइनक्स सपोर्ट एनटीएफएस। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स कैन ओनली रीड एन एनटीएफएस सिस्टम पर, जैसे जस्ट रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, ध्यान में रखिएगा। दे आर एबल टू राइट एज एनटीएफएस पार्टीशन आफ्टर इंस्टॉलिंग स्पेशल ड्राइवर्स। अगर स्पेशल ड्राइवर्स कर सकते हैं तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसके राइट के ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। उसके बाद विंडोज फाइल सिस्टम्स हैं, कहते हैं एनटीएफएस। यहाँ क्योंकि मोस्टली का हमारे इसमें एनटीएफएस सिस्टम चल रहा है तो इसलिए हम एनटीएफएस कहते हैं। एनटीएफएस फॉर्मेटिंग क्रिएट्स इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑन डिस्क फॉर फाइल स्टोरेज। जब भी हम इंस्टॉल करने लगते हैं विंडोज, एंड टेबल्स फॉर द रिकॉर्डिंग द लोकेशन ऑफ द फाइल। सबसे पहली चीज क्या है कि आपकी पार्टीशन बूट सेक्टर, कहते दिस इज द फर्स्ट 60 सेक्टर्स। क्योंकि आपको पता है हार्ड ड्राइव के अंदर सेक्टर्स होते हैं, ट्रैक एंड सेक्टर्स होते हैं, पता नहीं इस चीज का या नहीं, कि आपका जो डाटा स्टोर होता है वो ट्रैक्स के अंदर होता है, ट्रैक एंड सेक्टर्स के ऊपर। आपके हार्ड डिस्क के ऊपर ट्रैक एंड सेक्टर्स होते हैं। देख लेते हैं किसी को आइडिया है। डिडक्ट तो वैसे सब कुछ हो सकता है, इसलिए तो ये विंडोज रिकवरेबल होती है, इसलिए रिकवरेबल होती है ना विंडोज, कि आपको विंडोज अगर उड़ भी जाए या कुछ हो भी जाए ड्राइव, तो हम उसका डाटा रिकवर कर सकते हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो ये ठीक है ना, तो ये इसमें आपके ट्रैक सेक्टर्स बन जाते हैं। तो अगर आप डाटा फॉर्मेट भी करते हो लेकिन आपके वो ट्रैक सेक्टर की हिस्ट्री होती है, तो आप उसको डाटा रिकवरी से भी रिकवर कर सकते हो। तो ये आप बहुत सारे ऑप्शन है। तो इसलिए कहते हैं कि उसको जीरो फॉर्मेटर से आपको हमेशा करना होता है। जीरो फॉर्मेटर क्या होता है कि आप ऐसी टेक्निक, जब आप कोई अपना सिस्टम बेचें या अपना मोबाइल किसी को सेल आउट करें, तो उसको बहुत सारे टूल्स हैं इस तरह के। अब आवाज आ रही है मेरी? चलें, उसके बाद हमारा सबसे पहले चीज है, ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं जी। हाँ, पढ़ रहे थे कि उसके बाद पार्टीशन बूट सेक्टर। आपको कहते हैं जैसे फर्स्ट 16 सेक्टर्स जो होते हैं ड्राइव के, इट कंटेन्स द लोकेशन ऑफ द मास्टर फाइल टेबल एमएफटी। कहते द लास्ट 16 ट्रैक जो 16 सेक्टर्स हैं कंटेन अ कॉपी ऑफ द बूट सेक्टर। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट के 16 भी और लास्ट के 16 भी आपको कौन सी पार्टीशन बूट सेक्टर, या हम आपको कहते हैं मास्टर फाइल टेबल। उसके बाद फाइल टेबल क्या है, एमएफटी। द टेबल कंटेन्स द लोकेशन ऑफ ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन द पार्टीशंस, ठीक है ना, इंक्लूडिंग फाइल एट्रीब्यूट्स सच एज सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड टाइम स्टैम्प्स। उसके बाद सिस्टम फाइल्स कौन से हैं, दीज आर द हिडन फाइल्स that store information about other volumes and file attributes. और फाइल एरिया का द मेन एरिया ऑफ द पार्टीशन वेयर फाइल्स आर डायरेक्टरीज आर स्टोर्ड, में चीज़ फोल्डर वगैरह आप कर सकते हैं। कहते हैं व्हेन फॉर्मेटिंग अ पार्टीशन, अब यहाँ पे वही आपकी जो बात हम क्वेश्चन किया था, कहते द प्रीवियस डाटा may still be recoverable because not all the data is completely removed. It is recommended to perform a secure wipe on the drive that is being reused. कहते the secure wipe will write data to the entire drive multiple times to ensure there is no remaining data. ठीक हो गया, क्योंकि नॉर्मली ये क्या होता है कि जब भी हम डाटा रिकवर करने जाते हैं, तो जितने ट्रैक एंड सेक्टर्स पे आप न्यू डाटा अपलोड कर चुके होते हैं या डाटा कॉपी कर चुके हो, तो उनके अलावा बाकी जितने भी ट्रैक एंड सेक्टर रिमेनिंग होते हैं वो सारे के सारे रिकवरेबल हो जाते हैं। इसका वैसे दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने हार्ड ड्राइव पे फुल कर दो, मतलब आपने डाटा फॉर्मेट किया, एक रफ फाइल कोई भी उठा लो है, कोई भी वीडियो, उसकी बार बार कॉपी पे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, ये भी एक टेक्निक है। मैं इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा लेकिन टेक्निक बता रहा हूँ। तो उसको कॉपी पेस्ट करो, ड्राइव को फुल कर दो, फिर फॉर्मेट करो, फिर दोबारा वही फाइल कॉपी पेस्ट करो, ड्राइव को फुल कर दो। इस तरह 2-3 दफा करो, तो जब वो दोबारा उसको फॉर्मेट कर दो, फिर देखो तो जब वो इंटायर उसको रिकवरी करेगा तो जस्ट वही एक फाइल आएगी रिकवरी में, बाकी नहीं आएंगे आपके।
उसके बाद अल्टरनेट डाटा स्ट्रीम, एडीएस हम इसको कहते हैं। कहते हैं एनटीएफएस जो सिस्टम है, द स्टोर फाइल एज अ सीरीज ऑफ एट्रीब्यूट्स सच एज द नेम ऑफ द फाइल एंड द टाइम स्टैम्प। the data which the file contain is stored in the attribute static data जो है is known as the data stream। अब ये क्या काम करता है, बेसिक जो आपके रियल फाइल होती है, ठीक है ना, जब भी कोई आपका लेट्स सपोज आपने टेस्ट करना है उसको कि अल्टरनेट डाटा इसके साथ तो नहीं बाइंड, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं बाइंड, मतलब हमारे जब भी जैसे हम नॉर्मली हम जब क्रैक कर रहे होते हैं, पैच कर रहे होते हैं, तो उसके साथ हमारे क्या होता है कि एक्स्ट्रा फाइल आके बाइंड हो जाती है, वही रिप्रेजेंट करते वही फंक्शनली परफॉर्म कर रही होती है, या रजिस्ट्री चेंज हो जाती है। कहता है बीइंग यूजिंग एनटीएफएस सिस्टम अल्टरनेट डाटा सिस्टम कैन बी कनेक्टेड टू द फाइल। कहता है एन अटैकर, अब जहां पे आपकी बात है, कहता है एन अटैकर कुड स्टोर malicious code within an ADS that can be the called from the different file। कि बेसिक रियल फाइल आपने टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ जितने भी फाइल्स, अगर उसके साथ कोई फाइल बाइंड है तो आप उसको चेक कर सकते हो। ये क्या करो, टेस्ट फाइल डॉट टीएक्स से और आपके कॉलम लगा के एडीएस, ठीक है ना, द दिस फाइल नेम इंडिकेट्स द एडीएस कॉल्ड, एडीएस इज एसोसिएटेड विद द कॉल। अब किसके साथ वो बाइंड है वो आपको इन्फॉर्म कर देगा, ये आपके पास डायरेक्टरी आ जाएगी। उसके बाद विंडोज बूट प्रोसेसेस। अब विंडोज बूट किस तरह करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि मैनी एक्शंस हैं, बहुत सारे एक्शन बिटवीन द पावर बटन। हाँ, व्हाट इज अ पोस्ट। देखो हम, कभी आपने गौर किया है यार कि जैसे भी हम लोग बटन प्रेस करते हैं पावर ऑन का, तो जितनी भी पॉसिबल लाइट्स हैं वो सारी एक दफा जलती हैं फिर बंद होती हैं। हमारे सिस्टम के ऊपर जितनी भी लाइट्स होती हैं, चाहे वो यूएसबी की लाइट हो, चाहे वो लैन कार्ड की लाइट हो, चाहे वो वैसे इंडिकेशन की लाइट हो, कुछ भी हो, जैसे हम पावर का बटन ऑन करते हैं तो एक दफा जलती हैं फिर बंद हो जाती हैं। क्या चीज होती है ये, एनीवन? जी 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 जी, क्या होती है? बायोस रीड, अच्छा जी। और बूटेबल, ओके। और कुछ? रीबूट, ओके। टेस्ट, अच्छा ओके। और कुछ? पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सिस्टम चेक्स हार्डवेयर। हाँ ऑलमोस्ट ठीक है ये आपका। ठीक है ना, वो क्या काम करते हैं कि जितने आपके रिसोर्सेस हैं हार्डवेयर के, उन सब को चेक करना, ठीक है ना। पोस्ट क्या काम करता है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट देखता है कि पावर हर जगह पे ठीक प्रॉपर जा रही है कि नहीं, इसलिए वो लाइट्स हमारे पास पॉपअप जनरेट होता है और फिर वो ऑफ हो जाता है, कि मतलब लाइट जलती है और ऑफ हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहते हैं कि बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, जिसको कहते हैं बायोस सिस्टम। शायद पहले किसी को बायोस का स्टैंड फॉर भी मुझे लगता है मोस्टली बंदों को नहीं पता होता, ठीक है ना। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। कहते हैं द प्रोसेस बिगिंस विद द बायोस इनिशियलाइजेशन। जैसे भी हम हार्डवेयर क्या कहते हैं प्रेस करते हैं, कहते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस आर इनिशियलाइज्ड एंड पोस्ट इज परफॉर्म्ड। पोस्ट क्या, मैंने पहले बताया था, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कि वो अपना सेल्फ टेस्ट करता है। कहते हैं व्हेन द सिस्टम डिस्क इज डिस्कवर्ड अदर वर्ड फर्मवेयर। माय स्क्रीन स्ट्रक, ओके। अब आवाज आ रही है? ओके, पता नहीं शायद नेट का कोई इशू, लगा के रख लेते हैं पिंग।
एग्जैक्टली ऐसे ये डिस्टॉर्शन है। मैं चेक कर रहा हूँ, इसको अभी पिंग लगाया हुआ, मैं देख लेता हूँ अगर कुछ ऐसा ऐसा चीज होता तो। देख लेते हैं। ठीक हो गया ना? अच्छा। हाँ जी। ये मुझे कोई बता सकता है कि अगर एक वर्ड फर्मवेयर होता है, व्हाट इज अ फर्मवेयर या बायोसिस्टम? क्योंकि ये डिफरेंट डिवाइसेस के हिसाब से डिफरेंट इसकी वर्डिंग है, लेकिन मीनिंग सेम होता है ऑलमोस्ट। एनीवन? बायोसिस्टम, अभी देखो, हमारे यहाँ ना दो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे होते हैं वैसे हर डिवाइस के अंदर। कभी किसी ने गौर किया है दो होते हैं या एक होता है? हमारे सिस्टम के अंदर कितने ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे होते हैं? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में बायोस की बात करें या ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें या फर्मवेयर की बात करें, दो। कौन कौन से? एक इजारोला। अच्छा जी। कितने? हाँ भाई, आपने जुनेद अहमद, कौन कौन से? विन एंड कमांड प्रॉम्प्ट। ओके। देखो मैं बताता हूँ। देखो अक्सर जब हमारी विंडोज ना क्रैश हो जाती है या करप्ट हो जाती है या कुछ भी हो जाती है, इवन विंडो बिल्कुल स्टक हो जाती है, तो सिस्टम तो फिर हमारा फिर भी चल रहा होता है। मतलब जैसे हम ऑन करते हैं बायोस कर्नल जीयूआई, ओके, तो हमारे पास ना विंडोज दोबारा ऑप्शन करने का ऑप्शन आता है। देखो अगर तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता, ठीक है ना, या जिसको हम कहते हैं एक ही बायोस, बायोस या फर्मवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर एक होता तो अगर जब वो विंडोज क्रैश हो जाती है तो फिर तो हमारा सिस्टम कभी दोबारा हमें विंडो करने का ऑप्शन ही ना देता। ऐसा है कि नहीं है? तो जो बायोस सिस्टम किया जाता है जब भी ये सिस्टम मैन्युफैक्चर, इसको कहते हैं लोडर या बूट लोडर, इन अदर वर्ड मैं कह दूं लफ्ज जो बूट लोडर, ठीक है ना। तो क्या होता है कि आपको बूट लोडर जो होता है ना, वो आपका चल रहा होता है, वो कभी भी, वो एक दफा डिजाइन किया जाता है, उसके बाद आपका वो कभी, जैसे ना बायो सिस्टम कभी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। जो एक दफा उस पर वर्किंग करती है वो वही है। और इसको हम इसलिए कहते हैं रीड ओनली, बूट लोडर को, कि रीड ओनली है बस, कि हम इसमें इंस्ट्रक्शन देके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? कि जो आपका बूट लोडर समझ लें, या जो फर्स्ट वन आपका बायो सिस्टम है या आपका फर्मवेयर है, ठीक है ना, विंडोज लोड होने से पहले पहले जो सिस्टम चलता है आपका, विंडोज लोड होने से पहले पहले आपका बूट लोडर होता है। अगर वो कभी भी क्रैश नहीं होता। क्रैश होता है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज जो आपने इंस्टॉल, लाइनक्स कुछ भी जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है। अगर तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम ही वो हो जाए, क्रैक हो जाए, क्रैश हो जाए, तो फिर तो आप दोबारा कभी विंडो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब क्रैश होगी तो आप किसी चीज को एक्सेस नहीं कर सकते। इवन तो आप डॉस मोड को भी एक्सेस नहीं कर सकते। कर सकते हो आप डॉस मोड को? CLI मोड को कभी भी नहीं कर सकते जब विंडोज क्रैश होती है। तो वो आपका होता है क्या? आपका बूट लोडर सिस्टम, या जिसको हम बायोस कहते हैं, या इन अदर वर्ड हम फर्मवेयर कहते हैं। ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। अब जो बूट लोडर यूज किया जाता है वो राउटर और स्विचेस के लिए यूज किया जाता है नॉर्मली। फर्मवेयर यूज किया जाता है जो आपके घर के अंदर डिवाइसें लगी होती हैं, या जितना भी आपका यूबीक्यूटी का, यूबीक्यूटी है ना, यूबीएनटी डिवाइसेस, सेक्टर्स एंटीनास, वाईफाई सिस्टम, यूबीक्यूटी के जो स्विचेस हैं, उनके अंदर जो बूट लोडर को फर्मवेयर का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। इवन आप मोबाइल के अंदर भी अपना जो रूट मोड होता है उसको भी हम फर्मवेयर कह रहे होते हैं। या हम वैसे तो हम इसको क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं। जो हमारा मोबाइल का रूट सिस्टम है, जो हमारे बैकएंड पे है, जो लोडर है, अगर वो हमारा यहाँ का ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज, सॉरी विंडोज 10 कह रहा हूँ, एंड्रॉइड 10 क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमारा इंटरप्रेटर सिस्टम तो एक्सेसिबल होता है, वो तो हम कर सकते हैं उसको। तो ये चीजें कुछ ऐसी आपके लोडर होते हैं, बूट लोडर जिसको हम कह देते हैं, तो वो आपके हर हालत में वर्क है, वो कभी क्रैश नहीं होते। अगर वो क्रैश हो जाए तो फिर आपका सिस्टम डेड हो जाता है, बाकी कुछ नहीं रहता। हाँ, दो कह सकते हो, एक बूट लोडर या फर्मवेयर या बायोस, उसके बाद एक आपका जो जिस पर वर्किंग करते हो। वैसे ये डिफरेंस समझाना था कि आपके कभी भी, कि भाई आपके जो सिस्टम्स के अंदर चीजें हैं, वो बूट लोडर जो है, या हम उसको फर्मवेयर कह लें या आपका बायोस सिस्टम कह लें, वो अलग है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है।
आपका क्रैश जब भी हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हाँ, अगर आपका बूट सिस्टम फर्मवेयर ये चीज क्रैक्ड हो जाए या क्रैश हो जाए तो फिर सर आपका सिस्टम कभी भी नहीं चल सकता। ठीक हो गया। फिर आप अगर आपका बूट लोडर ही खत्म हो गया है तो फिर आप वो आपका फिर डेड है। हाँ डेड, फिर वो डेड है। क्लियर हो गया सबको? चलें, डन, गुड हो गया। ये हमारा बेसिक इनपुट। अब इसमें क्या होता है कि आपका एमबीआर सिस्टम है, मास्टर बोर्ड, जिसके अंदर आपके वो ट्रैक सेक्टर हमने पढ़े थे 16 वहां का सेट किए जाते हैं। ये आपका एमबीआर सिस्टम है जिसे मास्टर बूट कहते हैं, जो एग्जीक्यूट करता है आपके किसको, लोडर को, फर्मवेयर को। एक बजे में बायोस एग्जीक्यूट द एमबीआर कोड, मास्टर बूट आपका कौन सा होता है, रिकॉर्ड लोड, एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट लोड। मतलब जब मास्टर बोर्ड आपका चलेगा, मतलब जैसे आपने पावर ऑन की, सबसे पहले उसने सेल्फ टेस्ट करना है, सेल्फ टेस्ट हुआ, उसके बाद उसने क्या करना है, एमबीआर को करना है, मतलब जो आपका बायो सिस्टम है, लोडर है, उसने लोडर को देखना, लोडर ने आगे कमांड देनी है, भाई ऑपरेटिंग सिस्टम को अब आप स्टार्ट हो जाओ। उसके बाद देखेगा यूईएफआई, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। वैसे यहाँ भी फर्मवेयर का वर्ड ही यूज कर रहे हो। यूएफई फर्मवेयर कहते हैं फर्मवेयर बूट्स बाय लोडिंग ईएफआई प्रोग्राम फाइल्स। हाँ, ये इंस्टॉल नहीं होता, ये मैन्युफैक्चर कंपनी जब भी डिजाइन करती है तो आपका लोडर फर्मवेयर बायोस वो आपको सेट करके देती है। ठीक है, उसके बाद यूईएफ5 फर्मवेयर बूट्स लोडिंग ईएफ5 फाइल सिस्टम। ईएफआई आपके विंडोज का सिस्टम होते हैं, एंड द स्पेशल डेस्क पार्टीशन नोन एज द ईएफआई सिस्टम, जिसको हम कहते हैं ईएफआई सिस्टम या ईएसपी। क्या होता है आपका, विंडोज सी ड्राइव, जिसको कॉमनली हम कह देते हैं। उसके कहते हैं व्हेन द फर्मवेयर इज द आर इज बायोस आर यूएफआई, जो भी है फर्मवेयर में जो भी वर्डिंग आप यूज करना चाहो, आफ्टर द वैलिड विंडोज इंस्टॉलेशन इज लोकेटेड द बूट मैनेजर। अब आपका आ जाता है बूट मैनेजर, सारी चीजें चेक करने के बाद बूट मैनेजर आता है। बूट मैनेजर क्या काम करता है, जो आपकी डेटाबेस के अंदर फाइल्स पड़े हैं वो सारी सारी रन कर देता है। अगर तो आपका सिस्टम क्या होता है, हिबरनेशन मोड पे था, हाइबरनेशन मोड पे था, तो विन रेज्यूम डॉट एक्सी को लोड करता है, मतलब जहां पे आपने काम को रोका था, स्टक किया था या बंद किया था, वहीं से। क्योंकि हाइबरनेट आपके सिस्टम के अंदर डिफरेंट मोड था ना, शट डाउन, रीस्टार्ट, हाइबरनेट, स्लीप, यही मोड होते हैं। तो अगर हाइबरनेट क्या काम करता है कि जहां पे आपने काम छोड़ा है, तो जब भी आप उसका रीलोड करोगे, रीबूट करोगे, दोबारा स्टार्ट करोगे, तो वहीं से आपको काम मिलता है। कहता है इफ द कंप्यूटर इज बीइंग बूटेड फ्रॉम अ कोल्ड स्टार्ट कहते हैं स्टार्ट से, तो फिर वो क्या करेगा, विन लोडेड एग्जी करेगा, विंडो की उसको करेगा। कहता है उसके बाद विल नॉट एग्जी क्या कहता है, कर्नल मोड कोडिंग साइनिंग केएमसीएस, एंड मेक श्योर दैट ऑल ड्राइवर्स आर डिजिटली साइंड, मतलब जितने भी उसके अंदर वर्किंग है वो सारे साइंड है। आफ्टर द ड्राइवर्स हैव बीन एग्जामिन्ड, तो उसके बाद कहता है नेक्स्ट करना, द कंप्यूटर दैट यूजेस यूईएफआई स्टोर बूट कोड इन द फर्मवेयर, ये फर्मवेयर के अंदर करते हैं। दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर। ये आपको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक चीज है। उसके बाद विंडोज स्टार्टअप। अब कहते हैं देयर आर टू इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रीज हैं, यहाँ पर दो है, वैसे टोटल चार है, हम आगे चल के देखेंगे। दो इंपॉर्टेंट की रजिस्टर, सबसे पहले एच की लोकल मशीन। अब लोकल मशीन क्या कहते हैं, सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ विंडोज कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, आर स्टोर्ड इन दिस की, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्विसेज दैट स्टार्ट विद ईच बूट। आपको पता है कि आपके जैसे सिस्टम स्टार्ट होता है तो कुछ सर्विसेज भी चलती हैं, ठीक है ना। जो सर्विसेज आपके स्टार्टअप पे चलती हैं वो सारी की सारी कहाँ पे स्टोर होती हैं, एच की लोकल मशीन के अंदर। उसके बाद होता है एच की लोकल करंट यूजर्स। यूजर्स आपको पता है कि आपके लॉग इन डिटेल्स होती है सारी, कहते सेवरल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द लॉग्ड इन यूजर आर स्टोर्ड इन दिस की। ये आपको लाजमी जब भी बूट होता है तो क्या देखें, आपको दो चीजें, आपकी दो रजिस्ट्री हर हालत में ऑन होती है। एक आपको होती है एच के लोकल मशीन, एक होते हैं एच के करंट यूजर्स। क्योंकि यूजर्स अगर आके ये डायरेक्टरी या ये आपकी रजिस्ट्री ऑन ना हो या ये रन ना हो, तो फिर आप लॉग इन नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते लॉग इन, क्योंकि जब तक ये नहीं चलेगी तब तक कुछ भी नहीं कर सकते आप। The different entries in these registries location define which services or application will start as included by the type। अब इसमें देखो दो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, that these types include run once, एक दफा रन हो, रन सर्विसेज, उसके बाद कहता है रन सर्विस वंस, एंड यूजर इनिशियलाइजेशन, यूजर इनट जिसको हम कहते हैं। दीज एंट्रीज कैन बी मैनुअली इंटर्ड इनटू द रजिस्ट्री, बट इट इज मच सेफर टू यूज। अब ये इसमें यहाँ पे एक टूल दिया हुआ है, मतलब इसका अपना ही है, हम इसको चेक कर लेते हैं।
MS, ये आपका MSC कॉन्फ़िग है, MS कॉन्फ़िग है ये देखो ये आ गया, ठीक है ना, ये आपका नॉर्मली है, ठीक है, नॉर्मल स्टार्टअप है। उसके बाद डायग्नोस्टिक स्टार्टअप है, उसके बाद सिलेक्टिव स्टार्टअप। सिलेक्टिव स्टार्टअप कहते हैं लोड सिस्टम सर्विसेज, लोड स्टार्टअप आइटम्स एंड कहते हैं यूज ओरिजिनल बूट कॉन्फ़िगरेशंस। डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहो। नॉर्मली हमारा चल रहा होता है नॉर्मल स्टार्टअप पे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन होता है बूट का। अब देखो विंडोज जो बूट बाय डिफॉल्ट है आपका, देखो विंडोज सी है, करंट ओएस है, डिफॉल्ट ओएस है। अब इसमें क्या होता है, सेफ बूट है, नो जी यू आई बूट, नो ग्राफिकल, मतलब सीधा CLI पे। उसके बाद बूट लॉग है, उसके बाद बेस वीडियो है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फॉर्मेशन है। मेक ऑल बूट सेटिंग परमानेंट, अब इसको परमानेंट करना तो हम इसको परमानेंट भी चेक पे कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एडवांस ऑप्शन में भी जा सकते हैं। उसके बाद आपकी कुछ सर्विसेज है, अब कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, कुछ स्टॉप्ड है, कुछ रनिंग में है, ये देखो आप देख लो, ठीक है ना। कहते हैं एल जॉइन राउटर सर्विसेज स्टॉप्ड है, स्टॉप्ड। रनिंग, रनिंग कौन सी है, एनीडेस्क सर्विसेज, बैकएंड एनीडेस्क चल रहा होगा, ठीक है ना, एनीडेस्क सर्विस चल रही है, आप देख सकते हो। उसके बाद कहता है कि आपका विंडोज ऑडियो एंडपोर्ट बिल्डर, ऑडियो विंडोज ऑडियो सिस्टम दोनों चल रहे हैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ सुन भी रहा हूँ। सेलुलर टाइम ऑफ पड़ा है, तो मतलब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी सर्विसेज चल रही हैं या नहीं चल रही। उसके बाद आपके स्टार्टअप पे आ जाते हैं। स्टार्टअप तो हम टास्क मैनेजर पे भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद टूल्स हैं, अब कौन कौन से टूल्स हैं जी, अब ये देखो चेंज हुआ, ये सारे टास्क मैनेजर, रिसोर्स, ये सारे इवेंट व्यूअर, प्रोग्राम्स, ये आपके सारे टूल्स हैं जो आप नॉर्मली यूज कर रहे होते हो, और आपको पता भी होता है। रजिस्ट्री एडिटर्स है, रिमोट असिस्टेंस है, सिर्फ सिस्टम रिस्टोर्स ऑप्शंस है, ये सारे के सारे आपके ऑप्शंस हैं। ये देखें जी, आपका स्टार्टअप आ गया जो हमने अभी देखा है कि देयर डिफरेंट स्टार्टअप टाइप्स कैन बी कैन। अब इसमें क्या है, नॉर्मल लोड्स ऑल ड्राइवर्स एंड सर्विसेज, जो नॉर्मल पे है। उसके बाद डायग्नोस्टिक करना कि लोड बेसिक डिवाइस एंड सर्विसेज ओनली। अगर आपने थर्ड वन, ये सारे ऑप्शन, उसके बाद आपका बूट के अंदर आता है, एडवांस बूट है। अब इसमें कहता है दीज आर आल्सो ऑप्शन फॉर सेफ बूट विच इज यूज टू ट्रबल शूट स्टार्ट, ट्रबल शूटिंग के लिए यूज करता है। उसके बाद सर्विसेज हैं जो आपने इंस्टॉल की हुई है सर्विसेज, वो सारी की सारी आपको यहाँ मिलेंगी। उसके बाद आपका ये स्टार्टअप है, ये स्टार्टअप हम वैसे भी जाके देख लेते हैं दोबारा आगे। मैनी कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, टूल्स कैन बी लॉन्च डायरेक्टली फ्रॉम दिस टैब, आप लॉन्च भी कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं विंडोज शटडाउन। विंडोज शटडाउन करने के कितने ऑप्शन है, चलें भाई मैं इसको वापस करता हूँ। विंडोज शटडाउन करने के या सिस्टम को शटडाउन करने के कितने तरीके हैं, जल्दी से बताएं जी। सिस्टम को यार ऑफ करने के कितने तरीके हैं, दो, चार, और कोई पर्सन, दो 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 चले, कौन कौन से हैं दो तरीके, सिस्टम, पूरा सिस्टम बिल्कुल ऑफ करना है, कितने तरीके हैं ऑफ करने के, शट डाउन करने के, कौन कौन से बता दो भाई। किस तरीके, किस किस तरीके से हम सिस्टम को डाउन कर सकते हैं, शट कर सकते हैं। कंट्रोल आल्ट प्लस डेल, गुड। 7 वेज, चलें जी बताओ, एहतशाम बताएगा 7 वेज। Alt+4, पावर बटन, हाँ ना, बटन को प्रेस करके रखो फिर भी डाउन, ठीक है। यूजिंग द पावर बटन, ठीक है, ये तो हो गया, हाँ 1। अच्छा दूसरा तरीका बताओ एहतशाम। एक तो हमने पावर बटन CPU का जो भी है डेस्कटॉप को, उसको प्रेस करके रखना है, वो आ जाएगा। यूजिंग स्टार्ट बटन, ठीक है, स्टार्ट में भी हम ये देख सकते हैं, ये स्टार्ट के अंदर जाओ, ये यहाँ पे शट डाउन का बटन है पावर का, और यहाँ पे शट डाउन कर दो, दो तरीके हो गए। ओके, पावर बटन प्लस शट डाउन बटन, ये कौन सा है पावर प्लस शट डाउन, Windows+X, ओके देख लेते हैं। वो भी शार्ट है ना, वही ठीक है, इधर में आ जाओ तो, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये डेस्कटॉप ये आ गया, यहाँ पे शट डाउन का बटन तो कहीं भी नहीं आ रहा अभी, ये है शट डाउन एंड, ओके। और कंट्रोल प्लस डिलीट का बटन बताया था,
क्या बताया गया था? कंट्रोल प्लस डिलीट, कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट। ओके, ये भी एक तरीका हो गया, लेकिन मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। अच्छा, और कोई तरीका? आल्ट 4 ठीक है, लेकिन मैं नहीं कर सकता भाई, ये आपका टैब ऑफ हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले तो जो आल्ट प्लस जो 4 होता है, ये सबसे पहले आपकी रनिंग जो इन्वायरमेंट है उनको डाउन करता है, फिर जाके एंड में वो करता है। ऐसा है कि नहीं है? ये डायरेक्ट कर सकता है। आल्ट 4 जो है, आल्ट प्लस F4, ये रनिंग जितनी भी आपकी चीजें होती हैं उनको पहले डिलीट करता है, ऑफ करता है, क्लोज करता है, जितनी सर्विस चल रही होती हैं, उसके बाद जाके आपके विंडोज के ऑप्शन को देता है। ऐसा है कि नहीं? जी, क्या हुआ? आवाज आ रही मेरी? हेलो? इधर आ रही थी, उधर मैंने कट दी थी, अब ठीक है। ओके, लेकिन मेरे पास वैसे कोई डिस्कनेक्टिविटी शो नहीं हो रही। चलें। हाँ जी, 7 तरीके पूरे नहीं हुए अभी तक। आ रहे हैं, चाहिए रहे 7 तरीके। रन स्लाइड टू शट डाउन डॉट एक्जी। यस सर, वॉइस ठीक है, ओके। यस, यू आर ऑडिबल। ओके जी, स्लाइड टू शट डाउन, ओके। चले, मतलब आपको बहुत सारे तरीके पता है, अच्छी बात है। रिमोट डाउन कैसे करते हैं, चलें वो बाद में क्वेश्चन करेंगे, आगे चलते हैं अभी। जी, कहते दीज आर सेवरल वेज टू शट डाउन विंडोज। स्टार्ट मेन्यू पावर ऑप्शंस है, कमांड लाइन में शट डाउन है, कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट का बटन से कर सकते हो आप। शट डाउन, रिस्टार्ट, हाइबरनेट। हाइबरनेट मैंने पहले बताया है। रिस्टार्ट करोगे तो रीबूट हो जाएगा, शट डाउन करोगे तो शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपके प्रोसेस, थ्रेड्स एंड सर्विसेज। ये आपका क्या है जी? टास्क मैनेजर है, ठीक है ना। टास्क मैनेजर ओपन करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करो, टास्क मैनेजर आ जाएगा। कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट करो, तब टास्क मैनेजर कर सकते हो। विंडोज सर्च में जाके टास्क मैनेजर कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये देखो, ये टास्क मैनेजर हमारे पास आ गया, ये टास्क मैनेजर है। और थोड़ी GPU 3D, बहुत सारी सर्विस चल रही है इस टाइम, वेरी हाई पे चल रहा है ये वाला ऑप्शन विंडोज। उसके बाद ये देखो, ये परफॉर्मेंस बेस्ड है, ये एप्स स्टे, ये स्टार्टअप है, ये जो स्टार्टअप पे चलती हैं। इसमें देखो एनी डेस्क क्या है, इनेबल्ड की हुई, चलो मैं इसको ये डिसेबल कर देता हूँ, कि जब भी ये रीबूट हो तो इसको कभी भी ये स्टार्ट ना करें, करने दे। ओके हो गया। जो भी इररेलेवेंट चीजें है ना, वो आपने हमेशा ऑफ रखनी है। ये देखो, माइक्रोसॉफ्ट की टीम्स है, इसको भी हम डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते, ये हमारे काम की चीज है, हम खुद भूल जाते हैं। ये प्रोग्राम है। उसके बाद ये आईडी है, स्काइप है, डिसेबल किया हुआ है, वीम वेयर इनेबल्ड है। उसके बाद वेव्स मैक्स ऑडियो सर्विसेज है, विंडोज सिक्योरिटी आपको लाजमी ऑन करना पड़ेगा। योर फोन है, ये मैंने डिसेबल किया हुआ है। तो ये आपके डिसेबल और इनेबल की सर्विसेज हैं कुछ, बहुत सारी। ये नॉर्मली आप सारे इससे यूज फेमिलियर हो, ठीक है ना। उसके बाद आ जाती हैं आपकी सर्विसेज कुछ, आप देखना चाहो तो कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, कौन कौन सी नहीं चल रही। सर्विसेज का टैब है, किधर गया जी? ये टास्क मैनेजर, ये सर्विसेज यहाँ पे चल रही हैं, कुछ स्टॉप्ड हैं, कुछ रनिंग में, ये हम पहले भी वहां भी देख के आए हैं। उसके बाद आता है कि मेमोरी एलोकेशंस एंड हैंडल्स। अब मेमोरी एलोकेशन एंड हैंडल्स आपको पता है, 32 बिट और 64 बिट, ईच प्रोसेस इन 64 बिट विंडोज सपोर्ट्स अ वर्चुअल एड्रेस स्पेस टू 8 टेराबाइट्स, 8 टेराबाइट्स तक करता है ये नॉर्मली। अब हम देख लेते हैं कि ये किस तरह वर्किंग करता है। हाँ, अब एक और चीज है कि आपने कभी रैम की मेमोरी को चेक किया है? यहाँ लाइट चली गई है, टेंशन नहीं लेना। रैम की मेमोरी, कि भाई हमारी रैम कहाँ कहाँ पर यूज हो रही है सिस्टम्स की, हमें तो नहीं पता होता। हम तो बस जो देख रहे होते हैं वही हमें नजर आ रहा होता है। तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा एक टूल है, क्या? रैम मैप। अ पावरफुल टूल फॉर व्यूइंग मेमोरी एलोकेशन इज रनिंग, क्या कहते हैं? रैम मैप।
विच इज शोन द फिगर। ये रैम मैप एक ऐप्स है, आप नॉर्मली एक्सी कर लो तो इसमें आपको फिजिकल मेमोरी जितनी भी है, ठीक है, उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देगा, ये मेमोरी यहाँ हो रही है, यहाँ यूज हो रही है, यहाँ यूज हो रही है, ये कैटेगरी है, सब कुछ। द रैम ऐप इज अ पार्ट ऑफ द विंडोज सिस्टम जो है आपके इंटरनल सूट फॉर द टूल्स है। इट कैन बी डाउनलोड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, इसको माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड कर सकते हो। रैम वेब प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, आपको ये करना है, हर एक पर्सन ने उसकी स्क्रीनशॉट देखो कि आपके यूजेज कहाँ हो रहा है मेमोरी का, या किस जगह पे क्या क्या हो रहा है, सेशंस के लिए कितनी मेमोरी यूज हो रही है, ये सारी चीजें ये आपने अपने डिवाइसेस पे गौर करना है, देखना है। उसके बाद विंडो रजिस्ट्रीज हैं। कहते थे कि विंडोज स्टोर्स ऑल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हार्डवेयर, एप्लीकेशन, यूजर्स एंड सिस्टम सेटिंग इन लार्ज डेटाबेस है, ठीक है ना। अब कहते हैं कि रजिस्ट्री की कैन बी अप टू 512 लेवल्स डीप्स है, 512 लेवल्स डीप है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे, सबसे पहला है जी आपका एच की करंट यूजर होल्ड्स इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द करंटली लॉग्ड इन यूजर, जो अब मैं इसमें लॉग इन होकर बैठा हूँ, ये उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद कहते हैं एच की यूजर्स, ये वो सारे इन्फॉर्मेशन जितने अकाउंट उसमें बने हैं, चाहे वो गेस्ट की शक्ल या एडमिनिस्ट्रेटिव की शक्ल के अंदर है, स्टैंडर्ड की शक्ल के अंदर है, वो सारी सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है। उसके बाद कहते हैं एच की क्लासेस रूट, कहता है होल्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट object linking and embedded OLE registration. It allows user to embed objects from other application into a single documents. उसके बाद कहते हैं एच की लोकल मशीन, हम पहले बात कर चुके हैं। एच की करंट कन्फिग, कहता है होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट हार्डवेयर प्रोफाइल, जितने भी आपका हार्डवेयर चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपका आता है विंडो रजिस्ट्रीज, ठीक है ना। नॉर्मल विंडो रजिस्ट्री चेंज कर रहे होते हैं या हो रही होती है, इसको अगर आपने देखना है तो आपके पास सिंपल है कि रेग एडिट है या रजिस्टर है, रेज एडिट है। ये देखो, ये अभी हमने जितनी पढ़ी है वो सारे के सारे, ये रूट क्लासेस, ये आ गए सारे, ये करंट यूजर्स, कंसोल, कंट्रोल प्लेन, पैनल, सॉरी यहाँ पे तो है। उसके बाद ये ठीक हो गया। तो ये आपके जो डायरेक्टरीज है, मेन रजिस्ट्रीज है, मेन ये वो चीज। उसके बाद आता है विंडोज कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग्स। अब विंडोज जो रन एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, जहाँ पे बात होती है, मैंने पहले बात, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप रन एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। इवन हम सीएमडी जब हम करते हैं यहाँ पर, यहाँ पे अगर या हम विंडोज यहाँ पे लिखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीएमडी, तो यहाँ पे देखो रन एंड एडमिनिस्ट्रेटर है, इसमें मैं जो वर्किंग करूंगा तो वो मैं कर सकता हूँ। अगर नॉर्मली मैं सीएमडी में जाऊं तो वहां पर मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। कहते हैं राइट क्लिक होता है सीएमडी डॉज, आप किसी भी मोड के अंदर जाओ, राइट एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन होता है कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, किसी भी एग्जी फाइल को या किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर यूज करना है तो आप ये काम कर सकते हो। कहते हैं एज अ सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस इट इज नॉट एडवाइजेबल टू लॉग ऑन द विंडोज यूजिंग एडमिनिस्ट्रेटर। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये काम ना करो, आप वो स्टैंडर्ड यूज करो। हाँ, अगर आपने कुछ एग्जीक्यूट करने तो फिर आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर इनेबल कर लो, अदरवाइज नहीं। हाँ, एक और चीज बताता जाऊं मैं आपको कि जो हम विंडो लाइनक्स के अंदर बात करते हैं तो उसके अंदर भी तो ये होता है, हम सुपर यूजर के अंदर नहीं होते, नॉर्मल यूजर के अंदर होता है। जब हमें सुपर यूजर की जरूरत पड़ती है तो हम एसयू लगा देते हैं या सूडो की कमांड लगा देते हैं, तो उससे हमें परमिशन मिल जाती है, एग्जीक्यूट हम कर लेते हैं। ये सीएमडी जो मैंने अभी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया था। उसके हो गया था लोकल यूजर्स एंड डोमेन्स। अब लोकल यूजर्स हैं, कहते हैं कि व्हेन अ न्यू कंप्यूटर स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम अ विंडोज इंस्टॉल्ड देयर विल बी अ प्रॉम्प्ट टू क्रिएट अ यूजर अकाउंट। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? तो दिस इज नाउ द लोकल यूजर, ये आपका लोकल यूजर होता है। कहते हैं कंटेन्स अकाउंट कंटेन्स ऑल कस्टमाइज सेटिंग्स, आप कस्टमाइज सेटिंग कर सकते हो, सारी चीजें देख सकते हो, उसमें उसका पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हो, उसकी प्रिविलेज वगैरह सेट कर सकते हो न्यू के अंदर। अगर आपने इसको देखना है लोकल यूजर्स एंड डोमेन्स को, तो आपके सिंपल आप क्या करो, ये देखो यहाँ पे जो कमांड दी है ना, ये देखो LUS, ये होता है एल में लोकल, USR यूजर, MGR मैनेजर, लोकल यूजर मैनेजर्स। ये आ गया आपके पास, ये आपके ग्रुप्स हैं, ये आपके यूजर्स हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, सिस्को इंस्ट्रक्टर्स, डिफॉल्ट अकाउंट, गेस्ट,
ये अकाउंट्स आपके बने हुए हैं सारे। ग्रुप्स देखना चाहें तो ग्रुप्स हम देख सकते हैं। ग्रुप्स के अंदर ये है आपका। उसके बाद CLI एंड पावर शेल। वही बात आ गई, पावर शेल आपका मोस्ट पावरफुल यानी कि CLI मोड है, जिसके अंदर हम जितनी भी लाइन्स की कमांड है वो सारी की सारी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद CLI एंड पावर। अब इसमें CMD लेट्स है, दिस कमांड्स परफॉर्म एन एक्शन टू रिटर्न एन आउटपुट। उसके बाद पावर शेल स्क्रिप्ट क्या था, दिस फाइल ऑल द डॉट PS1, ये पावर शेल की जो आपकी फाइल्स होती हैं उसके साथ होते हैं। उसके पावर शेल फंक्शंस हैं। अगर हम यहाँ पे सिंपल करते हैं, ये देखें विंडोज R CMD ओपन करते हैं, यहाँ पर जस्ट मुझे अगर पावर शेल में जाना है तो मैं पावर शेल यहाँ पे लिख दूं तो मैं पावर शेल में चला जाऊंगा। यहाँ पे देखो PS आ गया स्टार्ट में। अगर यहाँ से समझ नहीं आता तो यहाँ पे देखो विंडोज का करो, यहाँ पे लिखो पावर शेल, ये देखो विंडोज पावर शेल। तो ये देखो विंडोज पावर शेल ये भी ये ओपन हो गया। दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, कि आप विंडोज पावर शेल यूज कर लो, वैसे ओपन कर लो। अगर आप डॉस के अंडर मोड में रहते हुए भी पावर शेल के अंदर जाना चाहते हो तो आप पावर शेल की कमांड देखते हैं। अब मैं यहाँ पर आपके मतलब लाइनेक्स की कमांड लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे LS करूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे LS के अंदर डायरेक्ट, क्योंकि LS आपकी कौन सी कमांड है, पावर शेल की कमांड है। लेकिन यही अगर मैं नॉर्मल यूजर के अंदर जाके काम करूँ तो वो नहीं होगा फिर। देखो मैंने एग्जिट किया, बाहर आ गया, अब यही कमांड मैं LS में दे रहा हूँ, नहीं, जबकि मैं यही कमांड पावर शेल में देता हूँ तो हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरह मैं यहाँ पे DIR करता हूँ तो ये हो जाएगी, क्योंकि DIR आपके नॉर्मल भी यूज हो रही होती है। इसी तरह एक और कमांड है जी, गेट चाइल्ड। क्या कमांड है जी, गेट चाइल्ड। गेट, एक मिनट, गेट चाइल्ड। गेट चाइल्ड भी एक कमांड है, मैं देख लेता हूँ। ये भी आपके वैसे किसकी है, लाइनेक्स की है, और ये इसमें यूज हो जाती है LS। वरना यहाँ पे आप इसकी, हाँ एक और चीज आपको बताता जाऊं, अगर आप में से इसमें से हेल्प लेनी हो तो हेल्प कैसे लेते हो आप। अगर यहाँ पे नॉर्मल है कि मैं यहाँ पे अगर एग्जिट करूं, क्वेश्चन मार्क स्लैश एंड क्वेश्चन मार्क एंटर करूंगा, एक मिनट, ये हो जाती है। हाँ हेल्प लिखो तो ये भी आ जाती है। इसी तरह हम पावर शेल के अंदर भी हेल्प लिख सकते हैं। ये आपके जितनी भी हैं, टॉपिक, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ये सारे आपके पास ऑप्शन। ये है जी गेट हेल्प, हाँ गेट डैश आएगा, गेट हेल्प। ये आपके डिफरेंट कमांड जो पावर शेल के, जब हम लाइनेक्स में जाएंगे तो उसमें यूज करते हैं। यहाँ पर भी हम वही कमांड यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी डिटेल के साथ देगा, जितनी भी डायरेक्टरीज हैं वो सारी की सारी। एक चीज एक और की है आपने, आपको मैं यहाँ पे एक चीज दिखा दूं, ऐसे तो हम इसी पे थे। पावर शेल शीजू सी यूजर साजिद नवाज। पावर शेल सी विंडोज सिस्टम, जहां आपका पूरा सिस्टम है उसने सारी की सारी देखो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी। ये आपके प्रिविलेजेस हैं, राइट्स हैं, ये हम देख सकते हैं। ये पावर शेल है विंडोज का, गेट हेल्प की कमांड से कर सकते हैं, गेट हेल्प ही है। उसके बाद अगर आप क्या करें, विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन से अगर करनी है, WMI, विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन क्या करें, आप उसमें जाना है तो आपको एक सिंपल एक काम करना है, टूल्स में जाना है, टूल से कंप्यूटर मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल से कंप्यूटर मैनेजमेंट, कंप्यूटर मैनेजमेंट से आपने किसमें जाना, सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस, और राइट क्लिक करना है, देन आपने WMI कंट्रोल आइकन प्रॉपर्टीज में जाना है। अगर हम नॉर्मल, ये तो उसने पूरा एक तरीका बताया हुआ है, ठीक है ना। वैसे अगर हम इसमें जाना चाहें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वैसे तो सीट जो विंडोज आपकी शेल है,
यूजर एंड ग्रुप शॉर्टकट कमांड, ये है आपकी LUSR MGR। ये होता है कि L मीन लोकल होता है, USR यूजर होता है, MGR मैनेजर, ठीक है ना। तो इसलिए शॉर्ट कमांड बन रही है LUSR MGR। अगर हम क्या काम कर रहा था, कंप्यूटर मैनेजमेंट, इसका जाना है जी कंप्यूटर मैनेजमेंट टूल, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। ये तो कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल्स, इसको हम कर लेते हैं स्मॉल आइकॉन्स, एडमिनिस्ट्रेटिवली टूल्स। ये रहे आपके, यहाँ पे आपने आना है जी कंप्यूटर मैनेजमेंट। यहाँ पे आ जाना है जी आपकी सर्विसेज, सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस। ये आ गया जी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन कंसोल द विंडोज मैनेजमेंट सर्विसेज। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, आगे चलते हैं क्योंकि लेक्चर हमारा थोड़ा लेंथी है। इसमें इसमें आप बैकअप कर सकते, रिस्टोर करते हैं। उसके बाद कुछ कमांड्स हैं, नेट की कमांड, मोस्टली आपकी नेट की कमांड बहुत सारी जो नेट स्टैट है, नेट हेल्प है, बहुत सारे हम ऑप्शन इसमें देखते हैं अभी। इसमें नेट अकाउंट्स हैं, सेट पासवर्ड इसमें हम कर सकते हैं, लॉग इन रिक्वायरमेंट्स के यूजर है। उसके बाद नेट सेशंस कहते हैं, लिस्ट एंड डिस्कनेक्ट द सेशंस, कौन से नेट शेयर कर सकते हैं, क्रिएट रिमूव एंड मैनेज द शेयर रिसोर्सेज। नेट स्टार्ट कर सकते हो सर्विसेज को, नेट स्टॉप कर सकते हो, नेट यूज, नेट रिव्यू, ये हम सारी कमांड्स देखते हैं। उसके बाद टास्क मैनेजर है, ये हम आपने देखा है। इसमें प्रोसेस है, परफॉर्मेंस है, ऐप हिस्ट्री है, स्टार्टअप है, ये हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूजर डिटेल है, सर्विसेज हैं, ये भी हम ऑलरेडी कर। हाँ, रिसोर्स मॉनिटर हमने नहीं देखा था, तो वो हम देख लेते हैं। ये टास्क मैनेजर्स, ये हमारे पास परफॉर्मेंस था। परफॉर्मेंस में ये देखो, ये इथरनेट है, तो ये इथरनेट पे देखो ये मेरे पास कितनी स्पीड है, 1.3 MB पे स्पीड आ रही है। उसके बाद सीपीयू डिस्क की इतनी कवरेज हो रही है, ये मेमोरी है, ये रिसोर्स मॉनिटर्स। वरना आपने यहाँ तो ओपन रिसोर्स मॉनिटर कर लो, ये देखो ये रिसोर्स मॉनिटर आ गया यहाँ पे। यहाँ पे देखो आपके डिस्क, ये देखो ये डिस्क का है, डिस्क कितने के बिट पर चल रहा है, ये सीपीयू है, ये आपका नेटवर्क के 1 MB तक आपके पास स्पीड आ रही है। ये आप सारे इसमें रिसोर्स मॉनिटर कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये आपके मैन्यू में था, आपको ना पता चल जाता है कि बेसिक आपका सिस्टम कितनी ज्यादा सर्विस यूज कर रहा है। उसके बाद आपका ये ओवरव्यू, ये हम ऑलरेडी चीजें डिस्कस, इसमें देखो ओवरव्यू, सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, डिस्क और नेटवर्क। सीपीयू की यूटिलाइजेशन कितनी है, प्रोवाइडेड आईडी क्या चीज है, मेमोरी कितनी यूज हो रही है, डिस्क कितनी परसेंटेज है रीड एंड राइट्स की इस टाइम। उसके बाद नेटवर्क, आपकी स्पीड आपके पास कितनी आ रही है। उसके बाद नेटवर्किंग है, नेटवर्क्स के अंदर हम क्या चीज करते हैं, ये नॉर्मली ये नेटवर्क्स है, यहाँ पे ओपन नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स में आना है आपने। ये हम क्या काम करते हैं, चेंज एडाप्टर ऑप्शंस। इसके अंदर हम आईपीएस ना दो तरह से कन्फिगर कर सकते हैं, या तो डीएससीपी के थ्रू कर सकते हैं, या आप मैनुअल आईपी दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डिटेल में जाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने मुझे आईपी मिला 6426 ये वाला, और ये आईपी आई थिंक सो मैंने स्टैटिकली दिया हुआ है, डीएससीपी पे नहीं दिया हुआ। ये देखो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 IPv4, क्योंकि आपको नॉर्मली IPv4 पे चल रही है। ये देखो मैंने स्टैटिक आईपी यूज किया हुआ है, स्टैटिकली। अगर यहाँ पे मैं आपको चाहता हूँ कि मुझे डीएससीपी से बैकएंड से जो नेटवर्क चल रहा है हमारा, उसमें अगर डीएससीपी से आईपी मिले, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, तो मुझे डीएससीपी से आईपी मिल जाएगा। लेकिन मैं अभी नहीं कर सकता इसको, क्यों, क्योंकि मेरा सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा आप लोगों के साथ, इसलिए मैं इसको अभी नहीं कर। लेकिन आप यहाँ से आईपी चेंज वगैरह कर सकते हैं, सारे काम फीचर्स कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं लैन कार्ड को। ये लैन कार्ड है, यहाँ पे देखो राइट क्लिक करो, ये डिसेबल है।
डायग्नोज कर सकते हो, स्टेटस चेक कर सकते हो, स्टेटस देखना है तो स्टेटस देख लो, ये डिटेल्स है, ये आईपी की डिटेल है, कितने पर है, 1 GB के साथ कनेक्टिविटी है हमारी, 1 GB के लैन कार्ड के साथ है, ये डिसेबल यहाँ भी है, प्रॉपर्टीज यहाँ भी है, सारे ऑप्शन आप यहाँ पे भी चेक दोबारा कर सकते हैं आपके। ये टीसीपी हमारे पास दो प्रोटोकॉल है नॉर्मली हम यूज करते हैं, TCP/IP वर्जन 4 है, वर्जन 6 है, IPv6 एंड IPv4। अब इसमें देखो ऑप्शन है ऑटोमेटिकली DSCP की तरह, इस तरह आपको है, जब इस पे आप चेक कर दोगे तो आपको बैकएंड से जो DNS सर्वर, जो DSCP सर्वर जो आईपी देगा आपको वो मिल जाएगा और आपकी कनेक्टिविटी ओके हो जाएगी। उसके बाद ये आपके नेट स्टैंड NS लुकअप की कमांड, NS लुकअप क्या होता है कि आपका DNS क्या आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे मैं CMD लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी NS लुकअप, देखने के लिए इंटर हो गया। मेरा DNS एड्रेस क्या है, गूगल का है DNS अब मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज facebook.com, मैं चाहता हूँ मुझे इसका आईपी, ये देखो कि मेरा जो DNS है इसको रिजॉल्व कर भी रहा है या नहीं कर रहा। हाँ जी रिजॉल्व कर रहा है, उसने रिजॉल्व दे दिया, क्या कहते हैं ये देखो ये IPv6 का एड्रेस है और ये देखो ये IPv4 का एड्रेस है। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूं और मैं यहाँ पे आता हूं और यहाँ पे मैं फेसबुक की जगह ये पेस्ट कर देता हूं तो मेरे पास फेसबुक का पेज ओपन होगा और बहुत फास्ट हुआ है। क्यों, क्या अगर मैं यहाँ पे facebook.com लिखता तो डेफिनेटली वो पहले DNS सर्वर के पास जाता, वहां से DNS उसको रिजॉल्व करता और उसका आईपी आता, आईपी से फिर वो डेस्टिनेशन तक जाता। जब मैंने डायरेक्ट आईपी दे दिया तो मेरी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। लेट्स सपोज मैं NS लुकअप का ये बेसिक काम है, अगर यहाँ पे मैं दोबारा NS लुकअप की कोई और वेबसाइट बताते हैं जी, क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान VU.edu.pk, देखते हैं जी, ओके हो गया, ये आ गया इसका आईपी जी। चलें जी इसका आईपी चेक करते हैं। पेज नॉट फाउंड, वो कोई भी इशू हो सकता है। उसके बाद और कोई वेबसाइट बताओ। इसी तरह बहुत सारे आप काम कर सकते हो, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। YouTube, ओके जी, youtube.com, ये आ गया जी, IPv6 है, ये IPv4 है। वैसे बात है कि 110 हार्ड ड्राइव निकाल दी है, 160 GB और 19 हो गया हमारे पास 250 GB। ये गूगल का एड्रेस है, एक मिनट, इनबॉक्स के अंदर से निकलेगी 250 GB उसके अंदर 216 ठीक है, गूगल का ही है, ओके, क्योंकि YouTube भी तो गूगल की है, ये ठीक जा रहा है। उसके बाद जो और एड्रेस, चलें लेट्स, ये आपके वैसे टेस्टिंग है, जब हम किसी चीज की इंफॉर्मेशन फैच कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, सबसे पहला काम होता है उसकी इंफॉर्मेशन गेट करना। तो हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन लुकअप, CMD से, नेट स्टैट से, उसके बाद एक और चीज यहाँ पे बताता जाऊँ आपको, मैं देखता हूँ कि मेरे सिस्टम कितने सेशन कनेक्टेड हैं, क्वाइट किया, यहाँ पे मैंने करना नेट स्टैट, इंटर करता हूँ, अभी देखते हैं जी, ये मेरे सेशन एस्टेब्लिश है, ये देखो HTTPS के साथ, ये 52.1 IP है, ये मेरा लोकल IP है, ये अभी बड़ा स्लो है, चल रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं हमारे टोटल कितने हो जाते हैं सेशंस। जब नेट स्ट्रिंग मार दूंगा तो कुछ इस तरह के सेशंस आएंगे, क्या एस्टेब्लिश है, टाइम टू वेट है, क्या चीज है, सारी चीजें। उसके बाद एक्सेस नेटवर्क रिसोर्सेज है, नेटवर्क रिसोर्सेज कर सकते हो, रिमोट डेस्कटॉप कर सकते हो। रिमोट डेस्कटॉप इसलिए कि आप किसी के दूसरे सिस्टम का डेस्कटॉप एक्सेस करना। अब आपके लिए उसके लिए क्या करना है, सिंपल, आपके पास दो चीज ऑप्शंस है, या तो यहाँ पे आप लिखो रिमोट डेस्कटॉप एप्स, यहाँ पे करोगे, ये देखो यहाँ पे आईपी देना है, कनेक्ट करोगे और आपने उसका यूजर नेम और पासवर्ड देना है, बशर्ते ये कि दूसरे एंड पर RDP इनेबल हो। अगर आप चाहते हो कि आपके नेटवर्क पे भी रिमोट डेस्कटॉप या RDP इनेबल हो तो आप सिंपल काम करो, प्रॉपर्टीज, ये देखो रिमोट सेटिंग्स, रिमोट सेटिंग मैंने अभी लिखा है डोंट अलाउ। अगर मैं यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ तो फिर क्या करेगा, लोकल नेटवर्क के लिए मुझसे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं प्राइवेट आईपी पे बैठा हूँ तो प्राइवेट आईपी जस्ट मुझे लोकल नेटवर्क के अंदर मैं रिमोट एक्सेस कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं ये काम
नहीं कर सकता, ओवर द इंटरनेट नहीं कर सकता। हाँ, ओवर द इंटरनेट करना है या तो मुझे पोर्ट फॉरवर्ड करवानी पड़ेगी, या फिर मुझे इस सिस्टम पे डायरेक्ट लाइव आईपी देना पड़ेगा, पब्लिक आईपी देना पड़ेगा। उसके बाद आपके डिफरेंट सर्विसेज हैं, डीएनएस है, डीएचसीपी है। बाज दफा क्या होता है कि आप अपना क्या कर सकते हो, ये देखो अभी सेशन, ये देखो इतने सेशन मेरे बने हुए हैं, एस्टेब्लिश जितने भी हैं वो सारे के सारे बने हुए हैं इस टाइम, ठीक है। उसके बाद मैं आर्प देख लेता हूँ। आर्प होता है कि मेरे साथ में इस नेटवर्क के अंदर और बाकी कौन कौन बैठे हैं। ये देखो, ये आईपी चल रहा है, उसका ये मैक एड्रेस है। ये आईपी चल रहा है किसी के पास, ये उसका मैक एड्रेस है। ये आईपी चल रहा है, ये उसके पास ये ब्रॉडकास्ट है, एफएफ है। ये देखो, हम मोस्टली बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फैच की जाती है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू जब हम आगे चल के डिस्कस करेंगे तो यही नेट स्टैट के कमांड, एनएस लुकअप से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम फैच करेंगे, बहुत सारी देखेंगे। गूगल से बहुत सारी सर्विसेज हम सर्च करेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फैच करेंगे, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन फैच करेंगे कि हम किस तरह जब किसी टारगेट करते हैं किसी भी विक्टिम को, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन उसकी ज्यादा से ज्यादा चाहिए होती है। ये नेट स्टैट है जो हम अभी देखा है, ठीक है ना। अगर नेट स्टैट देख लो तो इसमें पोर्ट आईडी तक दे देगा, प्रोवाइडेड आईडी पीआईडी तक दे देगा। क्या कमांड है, नेट स्टैट और मैनेस जो भी हैश है ABNO, देख लेते हैं इसको यहाँ पे कमांड टाइप करके। 110 LCDs है, तो ये इनबॉक्स का मॉनिटर आप बता देते हैं। ये नॉट रिजॉल्व रिक्वेस्ट ऑपरेशंस एवोल्यूशन, इसको या तो एडमिनिस्ट्रेटिव के पास लेके जाओ या पावर सेल से कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद ये इवेंट व्यूअर है। इवेंट व्यूअर क्या करता है कि आपके कौन कौन सी एक्टिविटी हुई है, ये ट्रबल शूट करने के लिए कहता है विंडोज इवेंट व्यूअर लॉग्स दैट द हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड सिस्टम इवेंट्स, दीज लॉग्स फाइल्स आर अ ट्रबल शूटिंग लोकल एज दे। अब इसमें बहुत सारी ट्रबल शूट कर सकते हैं कि कब रीस्टार्ट हुआ, कब रीबूट हुआ, किसने किया, क्या लॉग है, सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग आप इवेंट व्यूअर के अंदर भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद विंडोज अपडेट मैनेजमेंट है। विंडोज अपडेट मैनेजमेंट में अंदर क्या कर सकते हो कि उसमें अपडेट चेक कर सकते हो, पैचेस कर सकते हो। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सिक्योरिटी आप देखते हो विंडोज अपडेट मैनेजमेंट। उसके बाद आपके लोकल सिक्योरिटी पॉलिसीज आप देख सकते हो कि आपके क्या क्या पासवर्ड की पॉलिसी सेट कर सकते हो, सारी चीजें आप इसमें सेट कर सकते हो कि पासवर्ड हम मिनिमम इतने कैरेक्टर का रखें, उसमें अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, स्पेशल केस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये भी हम अपने विंडोज सिस्टम के अंदर ये काम कर सकते हैं लोकल पॉलिसी से। ये देखें, ये लोकल पॉलिसीज है, लेकिन लोकल पॉलिसीज में आप पासवर्ड पॉलिसीज निकाल सकते हो, सारी चीजें इसमें ऑप्शन आप कर सकते हो। ये पासवर्ड पॉलिसीज है, ये पासवर्ड पॉलिसीज है। अब ये देखो, अब मैक्सिमम कितना है, क्या करना है, ये सारे इसमें आप काम कर सकते हो, वर्किंग इसमें आप परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद विंडोज डिफेंडर। विंडो डिफेंडर के बेसिक जो की ऑप्शन है वो एंटीवायरस प्रोटेक्शन है, एडवेयर प्रोटेक्शन है, फिशिंग प्रोटेक्शन है, स्पाईवेयर प्रोटेक्शन है, ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड रिसोर्सेज है। ये आपका विंडोज डिफेंडर, और इसको नॉर्मली आपने इनेबल रखना होता है और इसको अपडेट करते रहना चाहिए आपको डे बाय डे, ठीक है ना। जितना अपडेट कर रखेंगे विंडोज डिफेंडर को, उतने आप ज्यादा सिक्योर रहेंगे और सेफ में रहेंगे। उसके बाद विंडोज फायरवॉल सिस्टम है। विंडोज फायरवॉल के अंदर आप क्या करते हैं, अपनी मर्जी के रूल्स एंड रेगुलेशन बता सकते हो, वरना आप ये देखो, ये फायरवॉल, ये रहा विंडोज फायरवॉल। क्या पंगा, मैं देख लेता हूँ इसको क्या इशू आ रहा है सिस्टम पे। इसमें विंडोज ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो, एडवांस सेटिंग में जाके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन भी सेट कर सकते हो फायरवॉल के अगेंस्ट। तो ये आपका था आज का लेक्चर। यहां तक किसी पर्सन को कोई क्वेश्चंस? सर हाउ कैन वी फाइंड अ पर्सनल आईपी? आपका अपना आईपी मतलब जो सिस्टम पे लगा है, 1 मिनट, ग्लोबल ino.com। अब आप खुद कर सकते हो एनएस लुकअप से, डीजी स्किल्स है, यूट्यूब है। ये असल में मैं बताता हूँ, गूगल का डीएनएस हम इसलिए नॉर्मली दे रहे होते हैं भाई कि क्योंकि वो ये जनरल सोर्स है, ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा जो दुनिया, पूरी दुनिया का बड़ा सर्च इंजन है वो यही है, इसके बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए हम गूगल का डीएनएस दे रहे थे। आप कोई और भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है।
सर पहले का रीजन क्या है पहला देने का? किसका? डीएनएस को हाँ, हम प्राइमरी होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कि वो फर्स्ट वन जो सर्च करे वो पहले प्राइमरी से करे, अगर उसको प्राइमरी से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला तो फिर वो चला जाए सेकेंडरी के ऊपर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, डिफरेंस बिटवीन ड्यूअल टाइम एंड एमटीडी। ओके, अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन यहाँ तक? एनीवन? जी, किसी को कोई क्वेश्चंस? सर नेट स्टैट डैश एबीएनओ पावर शेल पे वर्क नहीं कर रहा है, काइंडली आप एक दफा चेक करेंगे खुद ही और ओके ओके, बताइए। एक मिनट में कर देता हूँ। क्या हो गया? आगे समझ? सर थोड़ा जूम करें, समझ में नहीं आया, सॉरी। मैंने इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली देखे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली कमांड प्रॉम्प्ट चलाया। मैंने कहा ये इतना तो आप लोग कर सकोगे कि अगर आपके नॉर्मल सीएमडी स्टैंडर्ड यूजर के अंदर कमांड नहीं लग रही तो डेफिनेटली फिर आपको कहां पे जाना पड़ेगा? एडमिनिस्ट्रेटिवली जाना पड़ेगा। हम्म। तो वो आप नहीं गए, एडमिनिस्ट्रेटिव करोगे तो ये आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। ओके, इसमें तो वो प्रोटोकॉल टीसीपी का सेशन है, डीएससीपी का है, यूडीपी का है, पोर्ट नंबर क्या यूज कर रहा है, आगे प्रोवाइडर आईडी क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। इतनी इंफॉर्मेशन तो कमाल है। वैसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो भैया बहुत खतरनाक चीजें हैं कि कौन कौन से आपके सेशंस बने हुए हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, ये सारी चीजें। मैंने पहले आपको शुरू में बात की कि जो कमांड आपके नॉर्मल स्टैंडर्ड यूजर के अंदर नहीं चल रही तो डेफिनेटली वो कमांड आपको कहाँ मिल जाएगी? आपको या तो उसके अंदर चली जाएगी पावर शेल के अंदर, या फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स के अंदर मिल जाएगी आपको। चलें, और कोई किसी को कोई क्वेश्चन? जी, एनीवन? जी भाई, क्वेश्चन किसी का? तो है क्वेश्चन किसी का? सर फ्रेगमेंटेशन क्या होती है ये बता देंगे अभी? क्या चीज? फ्रेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन? नहीं, सेगमेंट नहीं, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा मैंने वर्ड। नहीं, वो चैट बॉक्स में राइट कर दो, क्लियर नहीं हो रहा। ठीक। ये जो आपका ड्यूअल टाइम होता है, ये जब कोई भी एक्टर किसी भी नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश करता है या उस पर अटैक जब करता है, और एमटीडी कितना मीन टाइम वो कितना लेता है कि उसने जितने क्या सर्विस डिस्टर्ब की है, ये आपका एमटीडी है। फ्रेगमेंटेशंस, हाँ जी, फ्रेगमेंटेशन होती है बेसिक आपका, ये भी डाटा के अंदर है। ये हम अगर पॉइंट ऑफ व्यू अब मुझे क्लियर करें, ये लेयर 2 के हिसाब से बात कर रहे हैं या लेयर 3, मतलब स्विच बिहेवियर के हिसाब से कर रहे हैं या आपके नेटवर्क के बिहेवियर से? सर नेटवर्क लेयर से। नेटवर्क लेयर। ओके 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 ओके, डन हो गया। फ्रेगमेंटेशन होती है कि जब भी स्विच के पास कोई भी डाटा जाता है, फ्रेम्स के अंदर डाटा ट्रेवल करता है ना, जब फ्रेम्स के अंदर डाटा जाता है तो उसमें क्या करता है कि फर्स्ट 64 बिट, 64 बाइट, सॉरी, पहले 64 बाइट्स को चेक करता है, उसकी सीआरसी वैल्यू को मैच करता है। वो सीआरसी वैल्यू अगर मैच हो जाए तो ठीक है, इसको कहते हैं वैसे फ्रेगमेंटेशन मेथड। सर टेस्टिंग को। क्या कह रहे हो? टेस्टिंग को टेस्ट। टेस्ट कोड मतलब? नहीं, मतलब टेस्ट करने को जो ये आप बता हाँ, रहे हैं चेक ना। करने को, चेक करने को वैसे पता है आपके पूरा फ्रेम है, मैक्सिमम जो लेयर 2 का फ्रेम होता है वो 1518 बाइट्स का होता है, बिल्कुल ठीक है ऐसे ना? ही है। अगर वो पूरे 1518 बाइट्स को अपने सीपीयू कंट्रोल पैनल उसको अपने पास स्टोर कर रहे हो, उसकी वैल्यू को चेक कर रहे हो, फिर आगे सेंड करो, तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि पहले 64 बाइट्स को चेक करते हैं,
अगर वो उनकी सीआरसी वैल्यू मैच हो जाए तो मतलब उसकी वैल्यू ओके है, तो फिर तो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। दैट्स कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी। उस इजहारुल्लाह, सर सीआरसी वैल्यू क्या है? साइक्लिक रिडेंसी चेक। मैं बताता हूँ, देखो आपके जितनी भी नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक चल रही है ना, वो बल्क के अंदर नहीं होती। मतलब लेट्स सपोज आपने 10 जीबी के किसी को डाटा भेजा, अब वो 10 जीबी बल्क के अंदर तो नहीं जाएगा ना, उसके छोटे छोटे पार्टीशंस होंगे अकॉर्डिंग टू द लेयर। पहले सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट होना है उसने, बाइनरी से वो फ्रेम बनेंगे, फ्रेम से फिर छोटे छोटे पैकेट्स बनेंगे, फिर उसके सेशंस बनेंगे, ठीक है ना। तो वो 10 जीबी के जो छोटे छोटे पैकेट्स बनेंगे, ठीक है ना, उनको एक खास सीक्वेंस नंबर दिया जाता है, एक खास नंबरिंग असाइन की जाती है कि भाई ये पहले नंबर का फ्रेम है, ये दूसरे नंबर का ये भी है, या ये पहले नंबर का पैकेट है, ये दूसरे नंबर का पैकेट है। क्लाइंट के पास जब वो रिसीव होते हैं तो क्या काम करता है, उसको चेक किया जाता है कि भाई हाँ ये वाले फ्रेम नंबर आ गए, ये वाले फ्रेम नंबर नहीं है। ठीक है, यस सर, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस वजह से ये काम किया जाता है, वरना तो ये ऐसा नहीं होता। आपका डाटा हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ट्रेवल करता है, वो नंबरिंग होती है। फिर ये क्या काम, ये इसको टीसीपी जो अगर सेशन होगा तो वो उसको रीऑर्डर करेगा। लेट्स सपोज अगर कोई चीज मिस हो गई है, कोई फ्रेम रास्ते में गुम हो गया, वेस्ट हो गया, कुछ भी हुआ है, तो उसको रीट्रांसमिट किया जाता है टीसीपी के अंदर। तो वो रीट्रांसमिट होता है, तो फिर उसको रीऑर्डर किया जाता है जैसा कि सोर्स ने जिस नंबरिंग, लेट्स सपोज उसने 10 पैकेट भेजे, 10 पैकेट के नंबर थे 1 2 3 से 10 तक। क्लाइंट पे पहुंचे, पहले 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 पहुंच गया किस्मत से 9 नंबर वाला, फिर 8 नंबर, फिर 7 नंबर वाला। अब तो गड़बड़ हो गई, ऊपर नीचे हो गया, तो डाटा तो ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं होना चाहिए, तो उसको रीऑर्डर किया जाता है। फिर वो चेक किया जाता है कि बेसिक, फिर रीऑर्डर किया जाता है 1 से लेकर 9 तक उसका किया जाता है। ये जो नंबरिंग है ये सीआरसी वैल्यू है एक तरह से, क्योंकि वो चेक किया जाता है ना। इसको कहते हैं स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर्स, ये जो नंबरिंग साइन की जाती है, उस स्टार्ट एसएफडी को फिर आपका सीआरसी चेक करता है। इसको कहते हैं एफसीएस, फ्रेम चेक सीक्वेंस। फ्रेम चेक सीक्वेंस क्या काम करता है, सीआरसी वाले को चेक करता है जो सोर्स ने सेट किया को नंबरिंग कौन कौन सी है, बस। आईपी कन्फिग फाइंड पर्सनल आईपी, पर्सनल आईपी अगर आप फाइंड करना तो आईपी कन्फिग से आप फाइंड कर सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज अगर आपने अपना पब्लिक आईपी ढूंढना है तो फिर आप नॉर्मल लिखो माई आईपी, तो ये आपको पब्लिक आईपी बताएगा। ये डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन? आई थिंक सो नहीं हो रहा, एक मिनट मैं देख लूं। सिंपल आपने लिखना है क्रोम के अंदर माई आईपी, माई आईपी के बाद आपको ये आईपी मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आईपी बेसिक आपका बैकएंड पे असल है, ना कि ये वाला आईपी जो कि मुझे इस लैन कार्ड पे दिया हुआ है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो डिटेल में जाऊं, मुझे तो यहाँ पे आईपी क्या मिला 192.168.65.26, ये मेरा असल आईपी नहीं है, ये तो प्राइवेट आईपी है, ये तो लोकल नेटवर्क आईपी है जो कि नेट हो रहा है इस आईपी के अगेंस्ट, ये मेरा असल आईपी है। अब हम देखते हैं कि ये आईपी कहाँ लगा हुआ है, किसके पास है। तो हम इसके बहुत सारे हुएज हैं, तो हम कोई भी देख लेते हैं जी। सिस्को टेलस, चलो जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हम यहाँ पे आईपी अपना पेस्ट करते हैं। अब देखते हैं ये किस कंपनी का है, किसके नाम है, क्या चीज है। ओके हो गया, ये हमें रिजल्ट मिल गया। अच्छा जी, हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं जी। होस्ट नेम क्या है, पन डॉट पी के, एग्जैक्टली ऐसे ये पन से है, ये पाकिस्तान की है, पन एएस। ये अब इसकी हमें इन्फॉर्मेशन इस्लामाबाद पाकिस्तान की है। इसकी इन्फॉर्मेशन मजीद देखना चाहता हूँ तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे बताएगा पूरा का पूरा आईपी पूल, ठीक है ना, उसमें से कौन कौन से चल रहे हैं, ओल्ड डॉट पीरियड डॉट एजो, मुल्तान डॉट एजो, ठीक है ना। ये जितने यूनिवर्सिटीज को उन्होंने, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी का बैकएंड पे जो नेटवर्क चल रहा है वो पन रन करना है, और पन एचईसी की है, ठीक हो गया। अब उस पूल के अंदर पूरे के पूरे, ये देखो ना उसने पूरा पूल सर्च किया है, ये आईपी, ये उसके डोमेन, ये उसके, अब देखो इसमें देखो ईमेल, रिपीट, पुअर, नेचुरल कितनी हुई है, कमाल है, इन्होंने सारी चीजें दे दी। ये देखो फिजिक्स ऑफिस स्विच बिजी जो, फिजिक्स स्विच जो है उस पे ये आईपी लगा हुआ है, क्या बात है भाई, इतनी कमाल है भाई। पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान, पेशावर, कोयटा, ये उसकी डिटेल्स हैं। उसके बाद ये ईमेल वॉल्यूम हिस्ट्री है, टॉप डोमेन इसकी कुछ अभी तक नहीं है, ये आईपी एड्रेस हैं, ये पूरे आईपी पूल के आईपी एड्रेस हैं।
जो चल रहे पन के साथ। कोई रहेगी इन्फॉर्मेशन बाकी? अब यहाँ पे कुछ और देखते हैं, हु इज देख लेते हैं, कौन पर्सन है। अभी नाम आ जाएगा, उसका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। ये देखो, ये 209 से तो खैर 3 पूल हैं, क्या बात है, ज्यादा बल्कि इसके पूल हैं। तो IRTHN पन डाटा संत, ये जी उसका ईमेल एड्रेस है। HEC, मैंने कहा ना ये HEC पन बैक एंड पे चल रहा है, ये HEC की है। देखो HEC.gov.pk। उसके बाद अभी इनका नेम, ऑनर का नेम भी निकाल लेते हैं, सबर तो करो जरा। और उसके बाद जी ऑफिस का नंबर, ये देखो ये नंबर आ गया, फोन नंबर, ये ईमेल एड्रेस। उसके बाद जी ये देखो ये /24 का IP पोल यहाँ पे है। और AS नंबर तक आ गया। AS नंबर क्या है? 457773 HEC इस्लामाबाद सेक्टर 9 H9 सॉरी, ये आ गया। अब यहाँ पे नाम भी होगा, ये देखो वकास अहमद खान, डाटा सेंटर हायर एजुकेशन कमीशन सेक्टर, ये उसके नंबर आ गए, ये नाम आ गया। उसके बाद अब्दुल्ला फयाज चट्ठा, ये उसके नेम एंड नंबर आ गए। उसके बाद ये अब्यूज पर, अगर कोई अब्यूज यूज करता तो उसके लिए ये है, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। ये बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन थी। क्लियर हो गया यहाँ पे? सिस्को टेलिस @ सर ये वेबसाइट बताइए, ये वाली सिस्को टेलिस। ठीक हो गया यहां तक? किसी का कोई क्वेश्चंस? ओके, चलें, अपने दुआओं में याद रखिएगा। चलें जी, गुड हो गया। कोई क्वेश्चंस है तो कर सकते हो, वरना इंशाल्लाह हम कोर्स सेंड करते हैं। कल हम इंशाल्लाह, कल हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह, जो नेक्स्ट है वो लाइनक्स पे है। लाइनक्स का हम ओवरव्यू देखेंगे। देखो इसके अंदर ये सारी लैब्स जो थी वो मैं साथ साथ कराता, क्यों ये इनकी इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, कल हम करेंगे कि हमारा जो सिस्को का वर्क स्टेशन है वो हम किस तरह इंस्टॉल करते हैं, और एकल डेटाबेस किस तरह इंस्टॉल करेंगे, वो सारी चीजें कल हम करेंगे। सर फाद वसीम से बात हो सकती है? जी सर, फाद वसीम साहब बात कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग आप इसी लेक्चर के हवाले से, वरना आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं, वो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। ठीक हो गया, दुआ में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह मिलते हैं, जिंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज।